तो नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी बेटा, सब क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर विकास, और मात्र 2 लेक्चर और इसको कंप्लीट करेंगे। 2 to 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं विकास वाला। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत टिपिकल भी होने वाला है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कई बच्चों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं कि आज का लेक्चर इस चैप्टर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए, हम लोग ये पहला पार्ट पढ़ चुके थे, दूसरा पार्ट पढ़ चुके थे, तीसरा पार्ट हमारा चल रहा था। ये तीसरा पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। कौन सा? कार्बनिक विकास के सिद्धांत। कार्बनिक विकास के सिद्धांत में हम लोगों ने सबसे पहले लेमार्कवाद के बारे में पढ़ लिया था। हम दूसरा पढ़ रहे थे डार्विनवाद। लेमार्कवाद हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, ये लेमार्कवाद हमारा कवर हो गया था। लेमार्कवाद हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया था। ठीक है जी, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे यहाँ पर डार्विनवाद। हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था? डार्विनवाद स्टार्ट कर दिया था। चार्ल्स डार्विन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसको हमने बोला था डार्विनवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के बारे में थोड़ी सी बातें करी थी। इनका जन्म इतने से इतने तक हुआ था, और ये इनका जन्म जो है 1809 में हुआ था। 1831 से 1836 तक, ये 5 सालों तक एचएमएस बीगल लेकर, शिप को लेकर, जहाज को लेकर ये इन 4 जगहों पर घूमे थे। ठीक है जी, अब घूमने के बाद में कहीं ना कहीं कुछ चीजें बताई हुई हैं। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत जो दिया था, या प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत जो दिया था। एक्चुअली वो प्राकृतिक चयन का जो आइडिया जो था, ओरिजिनल आइडिया जो था, वो इनको नहीं आया था। वो किसको आया था? अल्फ्रेड रसेल वेलेस को आया था, जिन्होंने अपने इस आइडिया को शेयर किया था किसके साथ में? चार्ल्स डार्विन के साथ में। जब शेयर किया और खुद डार्विन की रिसर्च उन्होंने भी करी थी, तो ये सारी चीजें करने के बाद चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने मिलकर एक सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन इस सिद्धांत को डिटेल में एक्सप्लेन किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में। उस बुक का नाम क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो 1859 में आई थी। अब इस सिद्धांत के कौन सा? प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत जो था, इस सिद्धांत के टोटल 5 बिंदु हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट बिंदु थे। ये 5 बिंदु लिखे हुए हैं। पहला अत्यधिक प्रजनन, दूसरा उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, तीसरा विभिन्नताएं वंशागति, चौथा प्राकृतिक वर्ण या चयन, योग्यता के लिए उत्तरजीविता, और पांचवा था नई जाति की उत्पत्ति। ये 5 बिंदु थे, जिसमें से पहला बिंदु हम लोग कल पढ़ चुके थे ऑलरेडी। क्या पहला बिंदु हम लोगों ने पढ़ा था? अत्यधिक प्रजनन। इन्होंने बताया कि बेटा हर कोई जीव, हर कोई जंतु, हर कोई जीव जो है अपनी ज्यादा से ज्यादा संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ताकि वो इस पृथ्वी पर उत्तरजीवित रह सके, ये था इनका पहला बिंदु, जो 100% सही नहीं था, या मैं बोलूंगा इनकम्प्लीट था। उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं था, ये इनकम्प्लीट था, है ना। तो ये 100% सही नहीं था, ये हम ऑलरेडी कल देख चुके थे। यहां तक हम बात कर चुके थे, यहां तक की चीज हम देख चुके थे, है ना। डन, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे बेटा। हाँ जी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चलें आगे, चल आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट सर 8 लेक्चर हो गए, आप तो बोले थे ये चैप्टर छोटा है। मैंने कहा बोला था, मैंने कहा भैया चैप्टर बड़ा है, 4 चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। तो यहां तक हम लोगों ने पहला बिंदु पढ़ लिया था, कौन सा? ओवर प्रोडक्शन। दूसरा बिंदु जो था वो कौन सा था? उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। ये पहला बिंदु 100% सही नहीं था, दूसरा बिंदु क्या 100% सही है? यस, ये जो दूसरा बिंदु है 100% सही है। कौन सा? उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इसका कोई अपवाद नहीं था। ये 100% कैसा था? सही था, यानी इसके लिए कोई भी आलोचना नहीं हुई थी। इस बिंदु के लिए आलोचना हुई थी कि भैया आप कैसे कह सकते हैं कि हर कोई जीव अपनी ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाएगा, अपनी ज्यादा से ज्यादा संतति पैदा करेगा, अगर उस जीव के पास संसाधन सीमित है, फिर उस जीव के पास सीमित संसाधन है ना, उस जीव के पास प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां नहीं, तो क्या कैसे वो ज्यादा से ज्यादा ओवर प्रोड्यूस करेगा? तो ये वाला बिंदु जो था ये पूरा कंप्लीट नहीं था। दूसरा जो बिंदु है ये पूरा का पूरा सही था, इस बिंदु की कोई भी आलोचना नहीं हुई थी। ठीक है जी, इस बिंदु की कोई भी आलोचना नहीं हुई थी। अब ये बिंदु क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए, जो पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िए, जो नहीं पढ़ रहे हैं लिखते जाइए, हम जवाब नहीं देंगे आपका जब तक आप सुनेंगे नहीं। उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आप मुझे बताइए, क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं? बताइए जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं? किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? सर एग्जाम के लिए। अब ये स्ट्रगल किसके बीच में? आपके बीच में। और क्या डॉगी के बीच में है? क्या नहीं ना। क्या उसको नीट का एग्जाम देना है? क्या नहीं ना। किसके बीच में? आपके बीच में और दूसरे मनुष्यों के बीच में। यानी यहां पर जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्या दो अलग अलग जातियों के बीच में स्ट्रगल हो रही है? नीट का एग्जाम दो अलग अलग जातियों के बीच में स्ट्रगल हो रही है? क्या नहीं। किसके बीच में स्ट्रगल हो रही है? मनुष्य के बीच में स्ट्रगल हो रही है। भाई आप भी मनुष्य, दूसरा भी मनुष्य, आपस में स्ट्रगल कर रहे हो किसी के लिए? नीट के एग्जाम के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, है ना। तो आप मुझे बताइएगा ये स्ट्रगल किसके बीच में? एक ही जाति के दो अलग अलग जीवों के बीच में, अलग अलग जाति के बीच में तो नहीं है। नहीं सर, एक ही जाति के जीवों के बीच में स्ट्रगल होगी, पहली चीज। दूसरा एग्जांपल, अब मैंने बोला आप भी भूखे और मान लो बंदर भी भूखा, यहां पर आपको बैठा दिया, एक बंदर को बैठा दिया और सामने रख दिया केला। 10 दिन से आप भी भूखे हैं, बंदर भी भूखा। अब दोनों के हाथ पैर जो है खोल दिए और सामने रख दिया केला। अब जरा सोचिए, उस केले को खाने के लिए आप भी और बंदर भी आपस में लड़ाई करोगे। या सिंपल और सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं जंगल में हिरण है, उधर शेर भी है, उधर बाघ भी है, उधर हाइना भी है, कई सारे जंतु हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा क्या उस हिरण के लिए, उसको शिकार करने के लिए, क्या वो आपस में स्ट्रगल करेंगे? क्या वो आपस में स्ट्रगल करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये वाली जो स्ट्रगल जो थी ये किसके बीच में थी? अलग अलग जाति के बीच में थी, एक ही जाति के बीच में थी? सर अलग अलग जाति के बीच में। तो हमने दो एग्जांपल देखे, एक आपका एग्जांपल देखा, एक नॉर्मल जो हम एग्जांपल देखते हैं भोजन के लिए अलग अलग जीव जो है, अलग अलग जाति जो है आपस में क्या कर रही है? स्ट्रगल कर रही है। अब तीसरा एग्जांपल, आप मुझे बताइए ठंड में क्या आप स्ट्रगल करते हो? क्या ठंड में, अगर ठंड होती है जैसे आने वाली है, ठंड में क्या आप स्ट्रगल करोगे हमें थोड़ी गर्माहट मिल जाए? या गर्मी में आप स्ट्रगल करते हो थोड़ी सी हवा लग जाए, ठंडी हवा लग जाए? करते। बारिश में स्ट्रगल करते हो छाता मिल जाए, बारिश से बचते हैं। तो आप जरा सोचिए ये वाली स्ट्रगल कैसी है? क्या ये वातावरणीय स्ट्रगल है? उससे पहले वाली जो एग्जांपल जो दिया था उसमें दो अलग अलग जाति के बीच में स्ट्रगल थी। उससे पहले वाला नीट का जो एग्जांपल जो दिया था उसमें एक ही जाति के जीवों के बीच में स्ट्रगल थी। तो आपकी स्ट्रगल जो है कुल मिलाकर कितने प्रकार की हो गई? सर ये जो संघर्ष जो हो रहा था ये कितने प्रकार का हो गया? सर 3 प्रकार का संघर्ष हो गया। संघर्ष किसके लिए किया जा रहा है दोस्त? संघर्ष किसके लिए किया जा रहा है? सर स्रोत के लिए किया जा रहा है, नेचुरल सोर्सेज के लिए किया जा रहा है, खाने के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए। इनके लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रगल नहीं करते? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रगल जो है ये जो स्ट्रगल जो है ये कितने प्रकार का हो गया? सर ये संघर्ष 3 प्रकार का हो गया। संघर्ष किसके लिए हो रहा है? स्रोत के लिए। वो स्रोत भोजन भी हो सकता है, वो आवास भी हो सकता है, रहने की जगह भी हो सकती है, भोजन भी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक स्रोत है उसके लिए क्या कर रहे हैं? जीव जंतु क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 प्रकार का स्ट्रगल है। सबसे पहला कौन सा है? सजातीय या अंतरजातीय संघर्ष, दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष, तीसरा है वातावरणीय संघर्ष। अब आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, सोचिए। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया, सेल वाले चैप्टर में भी बताया, अंतरा और अंतर। ये वर्ड अंतर और अंतरा,
अगर एक ही जाति के जीवों के बीच में संघर्ष होगा तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा अंतरा, और दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में संघर्ष होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे अंतर यानी इंटर। याद आ रहा है, ऐसा कुछ बताया था। तो सजातीय या अंतराजातीय संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ये कौन सा होता है? जब एक ही जाति के जीव आपस में संघर्ष करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सजातीय या अंतराजातीय संघर्ष। जब दो अलग अलग जाति के जीव आपस में स्ट्रगल करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, भैया आपको बैठा दिया, कुत्ते को बैठा दिया, बिल्ली को बैठा दिया, अलग 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 क्या ले लिया हमने? जातियां ले ली है ना, और उनके सामने रख दिया भोजन। अब वो आपस में क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। तो ये स्ट्रगल किसके बीच में? ये संघर्ष किसके बीच में? सर अलग अलग जातियों के बीच में। तो ऐसा संघर्ष क्या कहलाएगा? अंतरजातीय संघर्ष। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अंतरजातीय संघर्ष, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। तीसरा है वातावरणीय संघर्ष। जब हम अपने वातावरण से संघर्ष कर रहे हैं, जैसे हम सर्दी से, गर्मी से, बाढ़ से, सूखे से, वर्षा से, इन सारे के सारी प्राकृतिक या मैं बोलूंगा वातावरणीय परिस्थितियां जब बदलती हैं तो हम उसके हिसाब से या कोई भी जीव उसके हिसाब से संघर्ष करता है, तो ऐसा संघर्ष क्या कहलाता है? वातावरणीय संघर्ष कहलाता है। लो जी मेरे भाई, क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें बताओ? कौन सी चीज समझ में नहीं आई? सीधी सी बात है, सिंपल सा बिंदु, डार्विन का ये बिंदु बहुत सीधा सीधा, बिल्कुल सपाट, कोई इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हर एक जीव क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। हमारी जिंदगी संघर्ष के साथ ही चालू होती है, संघर्ष के साथ ही खत्म हो जाती है। पैदा होते हैं तो संघर्ष, मरते हैं तो संघर्ष, यानी पूरी जिंदगी भर बस चलता रहता है क्या? संघर्ष 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 संघर्ष। ठीक है जी। अब ये संघर्ष तीन प्रकार का होता है। अगर एक ही जाति के जीवों के बीच में हुआ, यानी समान जाति के जीवों के बीच में संघर्ष होता है तो उसको हम बोलते हैं सजातीय या अंतरजातीय संघर्ष। अगर अलग अलग जाति के जीवों के बीच में संघर्ष होता है तो अंतरजातीय संघर्ष। अगर वातावरणीय कारकों के साथ संघर्ष करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वातावरणीय संघर्ष। डंडन डंडन खत्म खलास। क्लियर है? चलें आगे। ये था दूसरा बिंदु किसका? डार्विन का, जिसकी कोई आलोचना नहीं हुई थी। ये 100% सही था ये वाला बिंदु। अब आ जाते हैं तीसरे बिंदु पर। कौन सा बिंदु है? तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है मेरे भाई विभिन्नताएं और वंशागति। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं बोलता जाऊंगा, मैं पढ़ाता जाऊंगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखते जाइए, आप कॉपी पेस्ट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ठीक है जी। विभिन्नताएं और वंशागति। आप मुझे बताइए, डार्विन ने बोला, ध्यान से सुन, साफ साफ चीजें लिखी हुई हैं। डार्विन ने बोला कोई भी जीव समान नहीं है। ना यहां पर सना अंजुम समान है, ना यहां पर काजल उपाध्याय समान है, ना यहां पर अंजना सोनी समान है, ना यहां पर सिया गुजर समान है, ना यहां पर कुमकुम यादव समान है। क्या ये एक दूसरे के समान है? सोचो, क्या एक दूसरे के हूबहू एक जैसी दिखती है? ये नहीं। कैसी है सर? ये समान नहीं है। क्या है इनमें? सर विभिन्नताएं हैं। ये पहली चीज किसने बोली? डार्विन ने। आप बोलिए सर ये तो सही है, बिल्कुल गलत थोड़ी ना है। जितने भी जीव हैं क्या हम एक दूसरे के समान है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी समान नहीं है। क्या आ रहे हैं हमारे अंदर? वेरिएशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। अब डार्विन ने बोला ये जो विभिन्नताएं आती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है लाभदायक विभिन्नताएं, एक होती है हानिकारक विभिन्नताएं। क्या सर? ये जो विभिन्नताएं जा रही है ना, हमने बोला मिस मंतशा जो है निकिता से अलग है। निकिता जो बार-बार एक ही चीज कॉपी पेस्ट करे जा रही उससे अलग है। वो पढ़ रही है, निकिता कॉपी पेस्ट करे जा रही है, तो अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है ना। अब यहां पर डार्विन ने बोला कि भैया सभी जीव एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग सोच, अलग अलग दिखने में, कहीं ना कहीं उनमें क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। अब ये वेरिएशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अच्छे वेरिएशन, एक बुरे वेरिएशन। अच्छे वेरिएशन जो चुपचाप चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं, बेकार वेरिएशन हानिकारक विभिन्नताएं आ रही है, लगातार कॉपी पेस्ट किए जा रही है, सुनते ही नहीं, टीचर की बात ही नहीं सुनते, समझने की कोशिश नहीं करते, और फिर कुछ कह दो तो ईगो पे ले लेते हैं, है ना। तो एक है आपकी हानिकारक विभिन्नता और एक है लाभदायक विभिन्नता। ऐसा किसने बोला? आपके डार्विन ने बोला। क्या इतनी सी बात तुमको समझ में आई? बोलो, क्या इतनी सी बात तुमको समझ में आई? हाँ, ऐसी बातें तुमको बहुत जल्दी समझ में आएंगी बेटे, आएंगी ना। हाँ, आपको पता है एक लड़का आज क्लास से बाहर निकलने वाला है, पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हरिओम हरिओम। पता है आपको? हरिओम हरिओम। पता क्या कमेंट कर रहा है? सर आप लड़कियों के ही नाम क्यों लेते हो? आपको पता है कौन सी क्लास में है? ये है 11th क्लास में। इसको मैंने फोन करके बोला था कि बेटा क्लास में उल्टे सीधे कमेंट मत करना, नेक्स्ट टाइम नहीं तेरे को टिकने दूंगा क्लास में। फिर भी ये नहीं मान रहा है। अब पता है इसके साथ क्या होगा? जानते हो ना क्या होगा इसके साथ? हरिओम स्वाहा। ठीक है, मजा आएगा, आएगा ना मजा? हाँ सर, देखो आज हम गुस्सा थोड़ा ना कर रहे हैं, देखो प्यार से तुमको समझा रहे हैं। ठीक है, चलो जी। तो इतनी सी बात तुमको समझ में आई? हाँ सर। अब देखना यहां तक के जो दो बिंदु जो हैं, इन दोनों बिंदुओं में क्या डार्विन ने विभिन्नताओं की बात करी कि वंशागति की बात करी? सोचो, ये जो हमने दो बिंदु पढ़े, क्या यहां पर विभिन्नताओं की बात करी कि वंशागति? सर विभिन्नताओं की, है ना। ध्यान से सुनना, नीट 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया, सीरियस होकर सुनिएगा, ये माथा घुमा देंगे ये चीजें, प्लीज ध्यान से नहीं सुनिए। देखिए डार्विन ने बोला कि मेरे भाई कोई भी जीव समान नहीं है, सभी के अंदर क्या आ रही है? चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस दो प्रकार के, एक अच्छे चेंजेस हैं और एक बुरे चेंजेस हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या ये बात आपके हिसाब से बिल्कुल सही है? क्या ये बात आपके हिसाब से सही है? हाँ सर सही है, सारे जीव समान नहीं है, सभी के अंदर क्या है? विभिन्नताएं हैं। अब कुछ अच्छी विभिन्नताएं हैं, कुछ बेकार विभिन्नताएं, कुछ अच्छी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बुरे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन प्रभु ये तो बताओ, डार्विन से पूछा गया ठीक है प्रभु आपने ये बताया कि विभिन्नताएं आती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बेकार होती हैं, अजी ये विभिन्नताएं आती कहां से हैं? समझना, डार्विन ने बोला ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सेम, दे हैव वेरिएशंस, दे हैव डिफरेंसेस। उनके अंदर क्या है? वेरिएशन से चेंजेस है, परिवर्तन है, कुछ अच्छे परिवर्तन है, कुछ बुरे परिवर्तन है। लेकिन मेरे भाई डार्विन अंकल ये तो बताओ ये वेरिएशन, ये चेंजेस आ कहां से रहे हैं? उन्होंने बोला हमको नहीं पता ये वेरिएशन कहां से आ रहे हैं, बस ये सुन लो कि वेरिएशन आते हैं। तो ये तो बहुत गलत हो गई, तो बहुत बड़ी आलोचना हो गई। तुम कैसे कह सकते हो? तुमने ये बोल दिया विभिन्नताएं आती हैं, अच्छी विभिन्नताएं होती हैं, बुरी विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन ये तो बताओ ये विभिन्नताएं आती कैसे हैं? चलो ये तो पहली बहुत बड़ी आलोचना हो गई। दूसरी, अब देखिए डार्विन यही नहीं रुके, डार्विन ने बोला कि भैया देखो ध्यान से सुनो, ये जो विभिन्नताएं दो प्रकार की, एक अच्छी विभिन्नताएं हैं, लाभदायक विभिन्नताएं और हानिकारक विभिन्नताएं हैं। अब डार्विन ने यह भी बोला कि बंगरू जो अच्छी विभिन्नताएं हैं वो अगली पीढ़ी में जाती हैं, जो हानिकारक विभिन्नताएं हैं वो अगली पीढ़ी में नहीं जाती हैं। ये भी बोला किसने? डार्विन ने। आप खुद सोचो, यानी पहले तो यहां पर ये बता दिया कि विभिन्नताएं आती हैं, ये नहीं बताया कैसे आती हैं। फिर उसके बाद ये भी बोल रहा है कि इनमें से जो अच्छी विभिन्नताएं हैं, जो अच्छी विभिन्नताएं हैं, लाभदायक विभिन्नताएं हैं, वो छोटी-छोटी वर्ड पर फोकस करना, किस तरीके से मेरे हाव भाव को देखा करो। छोटी-छोटी लाभदायक विभिन्नताएं, छोटी-छोटी लाभदायक विभिन्नताएं, छोटी-छोटी लाभदायक विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाती हैं। क्या ये जो लाभदायक विभिन्नताएं हैं अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाती है? अब ये तो भैया और भी ब्लंडर हो गया। कैसे? अबे कैसे बता दिया तुमने? अगली पीढ़ी में जाती है, तुमको ये भी पता है कि कौन लेकर जाता है, कैसे जाती है, किधर से जाती है, कौन लेकर जा रहा है विभिन्नताओं को, आ कैसे रही है ये विभिन्नताएं, जा कैसे रही है विभिन्नताएं, कौन उत्पन्न कर रहा है विभिन्नताएं, कौन लेकर जा रहा है विभिन्नताएं, और लाभदायक क्यों लेकर जा रहा है, हानिकारक क्यों नहीं जा रही है। यानी ये पूरा का पूरा बिंदु जो था, ये तीसरा बिंदु, ये सबसे बड़ी कड़ी आलोचना थी किसकी? डार्विनवाद की। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई?
क्या ये बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर रुक जाएंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा थाम लेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्या आपको इतनी सी बातें समझ में क्या यहाँ पर क्या बोला गया है? डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने बोला बेटा कि कोई भी जीव समान नहीं होता है, सभी के अंदर क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस कैसे आते हैं? पहली बात तो ये नहीं बताया। दूसरा ये बोला कि चेंजेस अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब ये नहीं बताया अच्छे कैसे आते हैं, बुरे कैसे आते हैं। फिर ये भी बताया जो पर्टिकुलरली अच्छे हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगली पीढ़ी में जाते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगली पीढ़ी में जाते हैं, यानी वंशागति दर्शाते हैं। अबे कौन लेकर जा रहा है, कैसे जा रही है? अरे जेनेटिक्स की एबीसीडी तो आती नहीं थी इनको, क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स के पापा, जेनेटिक्स के अब्बाजान, जेनेटिक्स के फादर, जेनेटिक्स के बाप कौन थे? ये थे क्या? नहीं, कौन थे? मेंडल थे। और सारा का सारा ध्यान इनके ऊपर था, वैज्ञानिकों का। मेंडल के कार्य पर किसी का ध्यान ही नहीं दिया। तो इन्होंने जेनेटिक्स की हल्की सी झलक तो दिखला दी, लेकिन उसके बारे में डिटेल्ड अध्ययन तो दिया नहीं कि भैया कैसे जा रहे हैं, कौन लेकर जा रहा है, और ये पर्टिकुलरली लाभदायक विभिन्नताएं ही क्यों जा रही हैं, हानिकारक क्यों नहीं जा रही हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी कड़ी आलोचनाएं बन गई थी डार्विनवाद के इस तीसरे बिंदु की है। बोलो क्या ये आपको चीज समझ में आई? क्या ये 100% ट्रू है? नहीं, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। डन, चलें आगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू डार्विन, जरा सोच समझ कर मुझे बताइए, यहां पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अनुसार जो विभिन्नताएं हैं जो अगली पीढ़ी में जा रही हैं, क्या वो बड़ी विभिन्नताएं जा रही है कि छोटी विभिन्नताएं जा रही हैं? जरा आंसर देना मेरे को जल्दी से। बड़ी विभिन्नताएं जा रही है कि छोटी विभिन्नताएं जा रही हैं? आंसर देना मेरे को। बड़ी जा रही है कि छोटी जा रही है? मैंने कहा था मेरे हाव भाव पर फोकस करना। क्या बोला था? छोटी 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 छोटी, क्या बोला था डार्विन ने? छोटी 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 लाभदायक विभिन्नताएं, छोटी 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 लाभदायक, छोटे छोटे चेंजेस। नहीं समझ में आ रहा? छोटे छोटे चेंजेस अगली पीढ़ी में जाते हैं और नई जाति को उत्पन्न करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। यानी उनके अनुसार विभिन्नताएं कैसी जा रही है अगली पीढ़ी में? छोटी जा रही है। और दूसरा अब जरा सोचिए, क्या ये विभिन्नताएं रैंडम जा रही है या सतत रूप से जा रही है? सोचना, क्या ये असतत रूप से जा रही है या सतत रूप से जा रही है? कंटिन्यूअसली जा रही है या रैंडमली जा रही है? यादृच्छिक रूप से जा रही है या सतत रूप से जा रही है? सोचो भाई, यहां पर फोकस करना। मैंने तेरे को ये भी बोला कि पर्टिकुलरली कौन सी जा रही है। डार्विन बोल रहा है कि रे बालक सुन ले, कौन सी जा रही है? ये वाली जा रही है। यानी वो जान पूछ के कह रहे हैं कि मेरे भाई एक तो छोटी छोटी जा रही है और कैसी जा रही है? कंटिन्यूअस जा रही है, रैंडम नहीं जा रही, कंटिन्यूअस जा रही है। ये दोनों वर्ड अगर आपको पल्ले पड़ गए हैं, बस यही चीज थी जो डार्विनवाद की सबसे ब्लंडर मिस्टेक थी। उन्होंने बोला ये विभिन्नताएं जो एक नई जाति की उत्पत्ति करने वाली हैं, ये विभिन्नताएं लाभदायक विभिन्नताएं, छोटी छोटी लाभदायक विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाएंगी। अब जरा खुद सोचो, जान पूछ के अगली पीढ़ी में जाएंगी यानी कंटिन्यूअसली जाएंगी। लेकिन आप जानते हैं ये गलत होगा। अब इसको गलत कौन सिद्ध करेगा, हम अभी बात करेंगे। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ये दो बिंदु समझ में आ गए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उन्होंने विभिन्नता और वंशागति इन दोनों के बिंदु तो लिख दिया अपने सिद्धांत में। क्या? विभिन्नताएं और वंशागति। ना वो विभिन्नताएं बता पाए कि कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं, कौन उत्पन्न करता है विभिन्नताएं, कौन से तरीकों से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ये बिल्कुल नहीं बता पाए। दूसरा, वंशागति का तो एबीसीडी नहीं आता। उन्होंने बोला कि जो लाभदायक है छोटी छोटी विभिन्नताएं वो कंटिन्यूअसली अगली पीढ़ी में जा रही है, उनको वंशागति का एबीसीडी नहीं आता। कैसे जा रही है, कौन लेकर जा रहा है, किधर से जा रही है, कौन सी कोशिकाएं जो लेकर जा रही है, कुछ भी नहीं बताया। यानी ये बिल्कुल 100% ये गलत सिद्ध हुआ। इसकी कड़ी आलोचना हुई इस बिंदु की। देन अभी काम करिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं फटाफट इस बिंदु को। ये आलोचना यहां पर जो मैं दिखा रहा हूं, इसका पहला बिंदु फटाफट एक बार जरा देख लीजिएगा। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ बेटा? डार्विनवाद की आलोचना। दिख रहा है? डार्विनवाद की आलोचना लिखा हुआ दिख रहा है। सबसे पहला बिंदु देखिए, डार्विनवाद की आलोचना में इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह थी कि डार्विन को आनुवंशिकी का कोई ज्ञान नहीं था। ओए होए होए, बड़ा कटाक्ष रूप से ये तो वो मारा है। क्या? डार्विन को आनुवंशिकी का कोई ज्ञान नहीं था और वह विभिन्नताओं के कारण उत्पत्ति तथा वंशागति का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। आई होप आपको ये पहली कड़ी आलोचना समझ में क्या कि उनको एक तो वंशागति या जेनेटिक्स का आनुवंशिकी का कोई ज्ञान नहीं है और साथ साथ वो विभिन्नताओं को ऐड कर रहे हैं जिसका कोई वो ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे कि विभिन्नताएं कैसे आ रही हैं, कौन लेकर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी कड़ी आलोचना थी किसी बेटा जी आपके डार्विनवाद की। ठीक है जी, डन। अब एक और कड़ी आलोचना। देखो, मैंने आपसे पूछा कि भैया यहां पर डार्विन ने बोला कि भैया दो प्रकार की विभिन्नताएं, लाभदायक विभिन्नता और हानिकारक विभिन्नताएं। क्वेश्चन पूछा गया कि जीव जो है, और उन्होंने ये बोला कि अगली पीढ़ी में कौन सी भेज रहे हैं? लाभदायक विभिन्नताएं। अच्छा, ये लाभदायक विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं, ये हानिकारक कैसे उत्पन्न होती है, और पर्टिकुलरली लाभदायक क्यों जा रही है, हानिकारक क्यों नहीं जा रही? ये भी एक बड़ी निंदा हुई, ये बड़ी आलोचना हुई। आइए जरा तीसरा बिंदु पढ़िए बेटा जी, यहां पर जूम करके जरा तीसरा बिंदु पढ़िए। तीसरा पढ़ना, दूसरा नहीं पढ़ना। डार्विन इस बात को समझाने में असफल रहे कि एक जीव संख्या में केवल कुछ सदस्यों में ही लाभदायक विभिन्नताएं क्यों विकसित होती हैं जबकि दूसरों में ये हानिकारक होती हैं। डार्विन ने बोला कुछ में लाभदायक होती है, कुछ में अरे कुछ में लाभदायक ही क्यों हो रही है और कुछ में हानिकारक क्यों हो रही है? बताओ तो सही भाई। होप आपको ये दो क्रिटिसिज्म, ये दो आपको आलोचनाएं समझ में आ गई कि सीधा सीधा विभिन्नताएं कैसे आ रही है, कौन लेकर आ रहा है, अच्छी कैसे आ रही है, बुरी कैसे आ रही है, अच्छी कैसे अगली पीढ़ी में जा रही है, छोटी छोटी क्यों जा रही है, बड़ी बड़ी क्यों नहीं जा रही है, और कंटिन्यूअसली जा रही है, कौन लेकर जा रहा है अगली पीढ़ी में, कैसे जा रही है अगली पीढ़ी में, वंशागति कैसे दर्शा रही है, सारी की सारी बातें ये तीसरे बिंदु से जुड़ी हुई थी और ये तीसरा बिंदु उनका सरासर गलत सिद्ध हो रहा था। हो गया बीएमएस, हो गया ब्रेन में सेट हो गया। क्या बात, आज तो कुमार जी ने बोल दिया कि सर हो गया बीएमएस। वेल डन। राघवेंद्र सिंह, पता है आपको? अभी हरिओम की बारी आई थी, अभी पता है किसकी बारी आने वाली है? राघवेंद्र सिंह की बारी आने वाली है। सेकंड बच्चा कौन? राघवेंद्र सिंह। नहीं आयुष, समांतर विकास थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंट होता है। ठीक है जी। क्या डिफरेंस होता है समांतर विकास में, पैरेलल इवोल्यूशन में? जब आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सेम दिखने वाली है, समान क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। जैसे आपने भेड़िया देखा था, वो वाला एग्जांपल आपने देखा था, वो कैसे दिख रहे थे आपको? क्लोज रिलेटिव दिख रहे थे। वो भी स्तनधारी और वो मार्सुपियल्स, ऑलरेडी मैमल्स थे, है ना? वो भी एक भेड़िया था, वो भी एक भेड़िया जैसा था। तो अगर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसमें हो, समान मतलब क्लोज रिलेटिव के बीच में, तब हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल इवोल्यूशन। ठीक है मेरे भाई, डन। आ जाइए यहाँ पर। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल गलत सिद्ध हो चुका था। ये वाला पॉइंट कुछ भी इन्होंने बताया नहीं था, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। ये था तीसरा बिंदु जो बिल्कुल खराब खत्म था। चलो आगे बढ़ते, कितने बिंदु हो चुके? 3 बिंदु। चौथे बिंदु पर आते हैं। चौथा बिंदु था प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन या योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका कोई भी अपवाद नहीं था।
यानी जरा सोचो टोटल कितने बिंदु हो चुके हैं सर? 4, ये चौथा है। और इस चौथे बिंदु को मिलाकर टोटल कितने सही है? 100% सही कितने सर? 2। एक तो सेकंड वाला कौन सा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उत्तर जीविका के लिए संघर्ष, उसका कोई अपवाद नहीं, वो बिल्कुल सही था, उसका कोई आलोचना नहीं थी। सिमिलरली इसकी भी कोई आलोचना नहीं थी। लेकिन किंतु परंतु मैंने आपको क्या बोला था? डार्विन अंकल ना बहुत 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 कैसे थे? कल याद कर, बहुत 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 दिमाग वाले थे, बहुत ही ज्यादा कैसे थे? चतुर थे, बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले थे, बहुत ही ज्यादा शार्प थे। कैसे? याद करके एक चीज बताई थी। क्या डार्विन को प्राकृतिक चयन का ओरिजिनल आइडिया आया था? नहीं सर। किसको आया था? अल्फ्रेड रसेल वेलेस को आया था। कौन सा प्राकृतिक चयन का ओरिजिनल आइडिया किसको आया था? इनको आया था। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि इन्होंने आइडिया चुरा लिया था, ऐसा नहीं है। वो आइडिया इनको आया था, उन्होंने इनके साथ शेयर किया था, दोनों ने मिलकर प्रपोज की थी ये वाली थ्योरी, ठीक है। लेकिन आइडिया ओरिजिनल तो डार्विन को नहीं आया था। किनको आया था? अल्फ्रेड रसेल वेलेस को आया था। डन। चलिए अब और वापस से क्यों बोल रहे? फिर से क्यों बोल रहे? चौथे बिंदु पर ये बहुत चालाक थे, या चौथे बिंदु पर वापस से बोल रहे ये बहुत चालाक थे। इधर देख, ध्यान से देख। ये जो प्राकृतिक चयन का जो आइडिया जो था, ये मैंने तेरे को बता दिया, ओरिजिनल आइडिया किसको आया था सर? ये अल्फ्रेड रसेल वेलेस को आया था ना? आया था। कौन सा? नेचुरल सिलेक्शन। हमने इंग्लिश में क्या बोला था सर? नेचुरल सिलेक्शन जो था, ये नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया जो था वो किसको आया था? अल्फ्रेड रसेल वेलेस को आया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुन, इसी बिंदु में एक और बिंदु है, क्या? योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। भैया ये दोनों बिंदुओं को मिलाकर पूरा एक ही बिंदु दिया गया था, ये चौथा बिंदु दिया गया था। लेकिन ये वाला जो भाग जो था ना, ये वाला क्या? योग्यतम की उत्तरजीविता। भैया ये वाला ओरिजिनल आइडिया भी डार्विन को नहीं आया था, ये किसको आया था? हर्बर्ट स्पेंसर को आया था। अब आप खुद सोचिए, क्या ब्रांचिंग डिसेंट बोलते हैं इसको। वेल डन। हर्बर्ट स्पेंसर को ओरिजिनल आइडिया आया था किसका? योग्यतम की उत्तरजीविता का, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। और नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का ओरिजिनल आइडिया किसको आया था? अल्फ्रेड रसेल वेलेस को आया था। इन्होंने अपना आइडिया डार्विन को बताया, इन्होंने अपना आइडिया डार्विन को बताया। डार्विन ने कहा आओ मेरे आंगरू बांगरू दोनों आओ, तुम्हारे दोनों के आइडिया को अपन डालते हैं अपने सिद्धांत में। आओ मेरे आंगरू बांगरू दोनों आओ, तुम दोनों के आइडिया को अपन डालते हैं अपने सिद्धांत में डालते हैं, और अपना ये जो सिद्धांत है इसका नाम देते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत देते हैं। नाम अपना होएगा, थोड़ा बहुत तुमने आइडिया ही तो दिया है रे। कैसे लगे? मस्त थे ना डार्विन अंकल? है मजेदार थे ना? ये कह रहा हेलो सर, नहीं ले रहे तेरी हेलो। हाँ बोलो, डन। अब इस बिंदु को पढ़ते हैं। देखिए बिंदु बहुत सीधा है, और ये 9वीं 10वीं कक्षा से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। इसमें बस एक चीज याद रखनी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया किसको आया था? हर्बर्ट स्पेंसर को। और प्राकृतिक वर्ण का आइडिया किसको आया था? अल्फ्रेड रसेल वेलेस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्या? हालांकि स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी, बट मेरे दिमाग से स्किप हो गया। बेटा इवोल्यूशन शब्द जो है ये एक वैज्ञानिक ने दिया था, और इवोल्यूशन शब्द जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। ये भी याद रख लेना। हर्बर्ट स्पेंसर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इवोल्यूशन टर्म दी थी। इवोल्यूशन शब्द जो दिया था वो भी किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर। और इन्हीं हर्बर्ट स्पेंसर को आइडिया आया था, इन्हीं हर्बर्ट स्पेंसर को आइडिया आया था कौन सा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया, योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये आइडिया किसको आया था? हर्बर्ट स्पेंसर। और इन्हीं हर्बर्ट स्पेंसर ने शब्द दिया था कौन सा? इवोल्यूशन। हाँ जी, अच्छा मैंने बताया था। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर बताया तो फिर चलो कोई बात नहीं, वापस अपन रिपीट कर दिया। मेरे को लगा शायद मेरे से स्किप हो गया, मैं भूल गया हूं। आप बोल रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अब बोलेंगे सर अब आपकी एज हो गई है, सर अब आप ना रिटायरमेंट ले लो। हाँ जी, सो इवोल्यूशन जो शब्द था वो भी हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, और ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो था इसका आइडिया किसका था? हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने अपने इस आइडिया को डार्विन को शेयर किया था, और डार्विन को इन्होंने भी अपने आइडिया को शेयर किया, इन्होंने भी अपने आइडिया को शेयर किया, और इन दोनों के आइडियाज को मिलाकर यहां पर ये चौथा बिंदु बन रहा है, क्या? प्राकृतिक चयन का, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता। अब ये बिंदु बहुत सीधा सीधा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हर एक जीव को दो प्रकार की परिस्थितियां मिलती है। एक वो परिस्थितियां जिसको हम बोलते हैं अनुकूलित परिस्थितियां या फेवरेबल कंडीशन, और एक वो जिसको हम बोलते हैं कम अनुकूलित परिस्थितियां यानी प्रतिकूल परिस्थितियां। एक होती है फेवरेबल कंडीशन और एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन। आपको रोज खाना मिले फेवरेबल, रोज खाना ना मिले अनफेवरेबल, या रोज आपको भरपूर खाना मिले यानी ज्यादा अनुकूलतम परिस्थितियां, रोज आपको कम खाना मिले आधी रोटी मिले आपके लिए कम फेवरेबल हो गई, कम अनुकूलित परिस्थितियां। अब जरा सोचिए, कोई जीव, किसी जीव को अनुकूलतम परिस्थितियां मिल रही हैं और किसी जीव को कम अनुकूलतम परिस्थितियां मिल रही हैं, और वो जीव अपने आप को उन परिस्थितियों में ढालने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? हाँ भाई, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? चलो दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है? एस्कीमो। ये वाला एग्जांपल मेरे को आता है मेरे भाई, एस्कीमो सुना हुआ? आप सभी ने ये वर्ड सुना हुआ है, जानते हैं एस्कीमोस? सभी ने सुना हुआ है। क्या होते हैं एस्कीमोस? बचपन में सुना होगा, सोशल साइंस में सुना होगा। वो लोग जो बर्फ के घर बनाकर उसमें रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस्कीमोस बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? एस्कीमोस बोलते हैं। जो बर्फ के यानी आइस के घर बनाकर उसमें रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस्कीमोस बोलते हैं, है ना? अब मैंने तुमसे कहा मान लो यहाँ पर 6ठी क्लास में पढ़ा था, मेरा बेटा आ गया यहाँ पर, मेरा बेटा मान लो मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा यहाँ पर एक बालक है जिसका नाम रखा हो मेरा बेटा जो है, मेरे बेटे को कहा जा मेरे बेटे जा तू यहाँ पर एस्कीमो के घर में रहे पूरे 1 साल तक। दो कंडीशन है, या तो वो उन प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल लेगा या प्रतिकूल परिस्थितियों को नहीं झेल पाए। अगर झेल गया यानी वातावरण ने उसका चयन कर लिया, उस परिवर्तित वातावरणीय परिस्थितियों को अगर उसने झेल लिया तो वातावरण उसका चयन कर रहा है कि भाई तू जिंदा रहेगा, तूने सर्वाइव किया है, तो फिट रहेगा ऐसे बदलते हुए वातावरण में मेरे बेटे। और अगर नहीं झेल पाया, अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं ला पाया, अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाया, तो प्रकृति उसका चयन नहीं करेगी। सिंपल सा बिंदु है, इसमें कोई ऐसा टाइम वेस्ट करने वाली बात है नहीं। बताओ, इतनी सी बात थी, ठीक है? तो ये चीज उन्होंने बताई थी। और सुनो मेरी बात को, हम इस बिंदु को डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या? ये प्राकृतिक चयन के प्रकार पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। ये तो जस्ट हमने अभी ऊपर से ओवरव्यू देखा, इसका मीनिंग समझा है, ठीक है? लिखने के लिए सारे नोट्स मिलेंगे, लेकिन पहले चीज को समझ कि प्राकृतिक चयन का मतलब कि प्रकृति चयन करिए। सर किसका चयन करिए? जो योग्य होएगा, जो बदलते हुए वातावरणीय परिस्थिति को झेल पाएगा, जो बदलती हुई वातावरणीय परिस्थिति को झेल पाएगा, जो योग्य होगा उसी का ही प्रकृति क्या करेगी? चयन करेगी। अगर जो नहीं झेल पाएगा, जो योग्य नहीं होगा, बदलती हुई वातावरणीय परिस्थिति को नहीं झेल पाएगा, उसका प्रकृति चयन नहीं करेगी। खत्म, इतनी सी बात थी। डन, चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये बिंदु था तो सही, करेक्ट था, लेकिन इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डार्विन ने नहीं दिया था। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या डार्विन की फिंचेस इस बिंदु का एग्जांपल हो सकती हैं? सोच समझकर मुझे बताइएगा। सर यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, जो भी आएगा, रुकना, वेट करना। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम, ठीक है? सुमित, रैंडम होता है, जो भी आएगा थोड़ी देर में आएगा, रुक जा, वेट करना। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या इस बिंदु का एग्जांपल डार्विन फिंचेस नहीं हो सकती?
भाई डार्विन की फिंचेस अलग अलग उपमहाद्वीपों पर गई, अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियां मिली, हाँ सर मिली, जिनमें से जो उनको झेल पाई, बदलता कहीं पर कीड़े थे, कहीं पर कैक्टस थे, कहीं पर फल थे, कहीं पर बीज थे, है ना, तो बदलते वातावरण परिस्थिति को झेल पाई, जिंदा रह गई, उनके अंदर शरीर में परिवर्तन, चोंच में परिवर्तन, झेल लिया, प्रकृति ने उनका चयन कर लिया, इसलिए जीवित है। सीधा सा, यस डार्विन फिंचेस इनका एग्जांपल है। चलो जी, ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब मैं फिर बोल देता हूं, ये वाला जो बिंदु है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, सर इसको डिटेल में कब पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हमने लेमार्कवाद को मॉडिफाई करके बोला था, नियो लेमार्किज्म बोला था, लेमार्कवाद को मॉडिफाई किया था, क्योंकि लेमार्कवाद में कई सारी गलतियां थी, सारी गलतियां थी, तो हमने उसको मॉडिफाई करके बोला था नव लेमार्कवाद। हाँ, ऐसे डार्विनवाद में गलतियां हैं, तो पहले बिंदु में गलती है, हाँ सर, तो तीसरे बिंदु में तो महा गलतियां हैं, कौन सी? विभिन्नता और वंशागति, तो सबसे बड़ी आलोचना है, तो हमें इसको भी तो मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, यानी डार्विनवाद को मॉडिफाई करके क्या देना पड़ेगा? नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म देना पड़ेगा। उसमें हम नियो डार्विनिज्म में हम इस बिंदु को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डार्विन ने इस बिंदु को कुछ एक एग्जांपल से समझाया। डिटेल एक्सप्लेनेशन किसमें दिया गया था? नियो डार्विनिज्म में दिया गया था। तो नियो डार्विनिज्म में हम इसके कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे, प्राकृतिक वर्ण के प्रकार देखेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम में इस तरीके से ग्राफ दिए हुए होंगे, ये देखिएगा, इस तरीके से ग्राफ दिए हुए होंगे, दिख रहा है आपको अपनी एनसीईआरटी में इस तरीके से ग्राफ दिए हुए दिख रहे हैं। तो वो जो ग्राफ जो दिए हुए हैं, है ना, दिख रहे हैं ना, वो किसके प्रकार है? वो है प्राकृतिक वर्ण के प्रकार। तो वो हम पढ़ेंगे किसमें? नियो डार्विनिज्म में। ठीक है भाई, ओके, चलें आगे। कितने बिंदु हो चुके? 4 बिंदु हो चुके, जिसमें से कितने गलत थे? 2 गलत है, या मैं बोलूंगा एक इनकम्प्लीट था, तीसरा वाला टोटली क्या था? बहुत बड़ी आलोचना थी, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, चौथा बिल्कुल करेक्ट था, उसकी कोई आलोचना नहीं है। पांचवा बिंदु क्या बोल रहा है? बहुत सीधा सीधा, नई जाति की उत्पत्ति। अभी काम करिए, आपको लेमार्कवाद याद आ रहा है? कितने बिंदु थे लेमार्कवाद के? सर 4। पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था? याद है? पक्का सोच। पहला क्या था? कोई अंदर अंदर कोई बलवल था, याद आ रहा है? कोई बल था। दूसरा क्या था? याद कर, अंगों का उपयोग अनुपयोग था, याद कर। तीसरा क्या था? सोच। और चौथा क्या था? सोच। याद आ रहा है सभी को? हाँ जी, अभिषेक सम्राट, क्या आप चाहते हो कि आपका ये आज की क्लास लास्ट क्लास हो? नहीं ना, तो चुपचाप क्लास में बैठ जा, आराम से सुन ले। हाँ जी, ग्राफ दिख रहे हैं सर? वेरी गुड, ग्राफ दिख रहे हैं। ग्राफ अभी नहीं पढ़ेंगे, नव डार्विनवाद में पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, कितने बिंदु थे? कितने बिंदु थे? 4 बिंदु थे। मैं तेरे से सीधा सीधा पूछ रहा हूं, उन 4 बिंदुओं में से क्या स्टार्टिंग के 3 बिंदुओं ने मिलाकर चौथा बिंदु बनाया था या नहीं बनाया था? बस इतनी सी बात। पहला क्या था? आंतरिक जैविक बल था। दूसरा क्या था? दूसरा था बेटा जी हमारा दूसरा था हमारा कि बदलते हुए वातावरण की वजह से नई नई आवश्यकताएं। तीसरा क्या था? अंगों का उपयोग अनुपयोग है। ये 3 बिंदुओं को मिलाकर हमने चौथा बिंदु बनाया था, कौन सा? उपादित लक्षणों की वंशागति। यानी 3 बिंदु जो वेरिएशन लेकर आ रहे थे, वो वेरिएशन चौथा बिंदु कह रहा था कि वो वेरिएशन जो पहले 3 बिंदुओं के कारण आ रहे हैं वो विभिन्नताएं, चौथा बिंदु बोल रहा था कि वो विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाती हैं। यही पढ़ा था ना हमने कल, यही पढ़ा था ना कि पहले 3 बिंदुओं ने मिलाकर चौथा बिंदु बनाया। सेम टू सेम यहां पर चीज एक्सप्लेन करनी थी। कितने बिंदु आ गए? सर 4 बिंदु आ गए। अब ये 4 बिंदु मिलाकर पांचवा बिंदु क्या कह रहा है? नई जाति की उत्पत्ति। क्या बोल रहा है कि वे जीव जो लाभदायक विभिन्नताओं की वंशागति दर्शाएंगे, प्रकृति जिनका चयन करेगी, वे नई जातियों को उत्पन्न करेंगे। खुद दिमाग लगाओ, सोचो, वो जीव जो लाभदायक विभिन्नताओं की वंशागति दर्शाएंगे। आ गया तीसरा बिंदु, आ गया लाभदायक विभिन्नताओं की वंशागति दर्शाएंगे। आ गया तीसरा बिंदु, हाँ सर, विभिन्नताएं और वंशागति तीसरा बिंदु था। जो प्रकृति जिनका क्या करेगी? चयन करेगी। प्रकृति उनका क्या करेगी? चयन करेगी। आगे चौथा बिंदु, हाँ सर, अब वो नई जातियों को उत्पन्न करेंगे, वो नई जातियों को उत्पन्न करेंगे। पहला बिंदु क्या था? अब नई जातियों को उत्पन्न करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अब नई जातियां उत्पन्न होगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी ताकि उनकी उत्तरजीविता बनी रहे, और आपस में वो क्या करेंगे सर? स्ट्रगल भी तो करेंगे, तभी तो उत्तरजीविता बनी रहेगी। यानी कुल मिलाकर यहां पर इस 5वें बिंदु में ये बोला गया है कि मेरे भाई लाभदायक, मैंने तेरे को बोला था ना, डार्विन ने क्या बताया था? एक जीव के अंदर अगर लाभदायक विभिन्नताएं आती हैं, अच्छी अच्छी विभिन्नताएं आती हैं, वो अच्छी अच्छी विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाती हैं, वंशागति दर्शाती हैं। फिर वो जब अगली पीढ़ी में चली जाएंगी तो अगली पीढ़ी में चली जाएंगी वो विभिन्नताएं, फिर प्रकृति उनका चयन करेगी। प्रकृति उनका चयन करेगी, अगर प्रकृति ने चयन कर लिया तो सीधी सी बात है किसका निर्माण हो जाएगा? नई जाति का निर्माण हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके हिसाब से ये बिंदु सही है? क्या आपके हिसाब से ये बिंदु 100% सही हो गया? अरे भैया, इस बिंदु में तीसरा बिंदु मिला हुआ है, जब तीसरा बिंदु सरासर नकार दिया, क्या हम इस बिंदु को मानेंगे? नहीं सर। डन। तो कुल मिलाकर ये थे 5 बिंदु किसके? डार्विनवाद के, जिसमें से 2 बिंदु एकदम करेक्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये 2 बिल्कुल ठीक थे। डन। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? डार्विनवाद को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आइए मॉडिफाई करते हैं। जो सबसे बड़ी आलोचना थी उनको सही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, हम इस बिंदु को ये तो बोल रहे हैं कि ये सही था, लेकिन इस बिंदु में भी एक छोटी सी आलोचना पैदा हुई थी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी आलोचना इस बिंदु में ये पैदा हुई थी। क्या? देखो, हमने बोला तो सही कि ये बिंदु बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस बिंदु के लिए छोटी सी आलोचना, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी था, यहां पर एक छोटी सी आलोचना भी हुई थी इस बिंदु के लिए, और वो क्या थी? देखिए, डार्विन ने बोला था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन ने बोला कि जो सर्वाइव करेगा, परिवर्तित वातावरणीय परिस्थिति को झेल लेगा, सर्वाइव करेगा, ऐसी भयानक प्रतिकूल परिस्थिति को जो झेल लेगा वो सर्वाइव करेगा, है ना? ऐसा डार्विन ने बोला। इनसे पूछा गया, चलो आपने ये तो बताया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, लेकिन ये तो बताओ अराइवल ऑफ फिटेस्ट कैसे होगा? क्या सर? कि जो सर्वाइव करने वाला है उसके अंदर ये वेरिएशंस आएंगे कहां से? यानी कुल मिलाकर ये जो बिंदु जो था ना, आपको लगेगा कि इस बिंदु की आलोचना, लेकिन ये इस बिंदु की आलोचना नहीं है, उसी तीसरे बिंदु की आलोचना है। कैसे? कि भैया डार्विन ने बोला कि जो जो बदलती हुई वातावरणीय परिस्थिति को झेलेगा केवल वही सर्वाइव करेगा, वही फिट होगा, वही सर्वाइव करेगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने पूछा, ठीक है जनाब, ये तो ठीक है, चलो वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, लेकिन ये उत्पन्न कैसे होगा? डार्विन ने बोला विभिन्नताओं से, लाभदायक विभिन्नताओं से। फिर पूछा गया लाभदायक विभिन्नताएं कहां से आएंगी? उन्होंने बोला हमको नहीं पता। यानी क्या हो गई? आलोचना हो गई। डन, समझ में आया? अब एक काम कर, यहां पर फटाफट मैंने तेरे को 3 आलोचनाओं में से 2 आलोचनाएं बता दी थी। फट मैंने तेरे को 3 आलोचनाओं में से 2 आलोचनाएं बता दी थी, क्रिटिसिज्म 2 बता दी थी, एक दूसरा रह गया था, और वो दूसरा एक बार फटाफट देख क्या लिखा हुआ। इस सिद्धांत ने न केवल योग्यतम की उत्तरजीविता की व्याख्या की, किंतु योग्यतम के आगमन की, अराइवल ऑफ फिटेस्ट की व्याख्या नहीं की। मतलब ये तो बता दिया कि जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, लेकिन ये तो बताओ वो जो फिट जो है वो कैसे आएगा, है ना? तो डार्विन से पूछा कि बताओ कैसे आएगा? उसने बोला लाभदायक विभिन्नताओं से आएगा। फिर उससे पूछा ये लाभदायक विभिन्नताएं कैसे आएंगी, और लाभदायक किसी में आ रही है, किसी और में हानिकारक आ रही है, ऐसा कैसे हुआ? और लाभदायक अगली पीढ़ी में जा रही है, कौन लेकर जा रहा है? यानी कुल मिलाकर घुमा फिराकर एक ही चीज पर आकर अटक गए हैं, क्या? विभिन्नताएं वंशागति, विभिन्नताएं वंशागति। यही सबसे बड़ी आलोचना थी किसकी? आपके डार्विनवाद की। हाँ जी,
क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? ये आलोचना, ये बिंदु। अब इसके बाद क्या आएगा? खुद बुद्धि लगाओ। क्या देना पड़ेगा? डार्विनवाद को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब डार्विनवाद को मॉडिफाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा? नव डार्विनवाद आएगा। क्या आएगा? नियो डार्विनिज्म आएगा। जरा हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नव डार्विनवाद या कार्बनिक विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी जो कार्बनिक विकास के हम सिद्धांत देख रहे थे, जिसमें हमने लेमार्कवाद देखा, फिर नव लेमार्कवाद देखा, फिर डार्विनवाद देखा, अब फाइनली लास्ट कार्बनिक विकास का सिद्धांत जिसको हम आज तक मान रहे हैं, और वो कौन सा है? आधुनिक सिद्धांत। किसका? मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, इस थ्योरी में कई सारे वैज्ञानिकों के काम को डाला गया। जरा सोचो, इस थ्योरी में क्या मेंडल इंक्लूड होंगे? हाँ सर। इस थ्योरी में मेंडल का काम भी इंक्लूड होगा, इस थ्योरी में ह्यूगो डी व्रीज का काम भी इंक्लूड होगा, इस थ्योरी में वीजमैन का काम भी इंक्लूड होगा, समनर का एक्सपेरिमेंट भी इंक्लूड होगा। कई सारे वैज्ञानिकों के काम को इस थ्योरी में रखा गया था। तो जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नव डार्विनवाद डार्विनवाद का ही एक रूपांतरित रूप है। ये जो नव डार्विनवाद है वो क्या है? डार्विन जो डार्विनिज्म जो था, जो डार्विन की थ्योरी थी, उसी को मॉडिफाई करा, उसी को रूपांतरित किया, जिसमें वीजमैन का, ह्यूगो डी व्रीज का, स्टेबिंस का, डुबेजेंसी का, सिविल राइट का, मेयर का आदि लिखा हुआ। इसमें मेंडल भी याद रखना, मेंडल नहीं लिखा हुआ, इसमें मेंडल के काम को भी, खोजों को सम्मिलित किया गया था। याद रखना, कई सारे वैज्ञानिकों ने जो चीजें खोजी थी उन सभी को किसमें रखा गया था? नव डार्विनवाद में रखा गया था। ठीक है जी, आइए अब ये सिद्धांत क्या बोलता है? अब प्लीज इधर फोकस करना मेरे भाई, क्योंकि ये है बहुत तगड़ी चीज जो माथा हिलाकर रख देगी। सर मेंडल का नाम नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, इसमें मेंडलिज्म को भी इंक्लूड किया था, क्योंकि वंशागति कैसे होगी ये कौन बताएगा? खुद सोच, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा या मेंडल ने बताया? मेंडल ने बताया, तो मेंडल को भी इंक्लूड किया जाता है बेटा इसमें। अरे सबसे इंपॉर्टेंट ही तो मेंडल है मेरे भाई। इन सबके पापा जान थे कौन? इन सबके पापा जान है कौन? मेंडल। मेंडल महान है बेटा, इन सब के पापा जान है कौन? मेंडल। ठीक है, तो उन सारे वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, जिन्होंने यहां पर ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन करके प्रूव किया। अब देखिए यहां पर दो मेन वैज्ञानिकों की बात होगी, यहां पर दो मेन वैज्ञानिकों की बात होगी। कौन कौन? एक मेंडल की, एक ह्यूगो डी व्रीज की। अब आप जरा सोचिए, ह्यूगो डी व्रीज को इंक्लूड कर रहे हो तो मेंडल को नहीं करोगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। आपको याद नहीं आ रहा मेंडल के कार्य की पुनः खोज तीन वैज्ञानिकों ने करी थी, जिसमें से एक ये नहीं थे? अजी थे या नहीं थे? सोचो मेंडल के कार्य की पुनः खोज तीन वैज्ञानिकों ने करी थी, करी थी कि नहीं करी थी? अजी करी थी कि नहीं करी थी? जिसमें से एक वैज्ञानिक कौन? ये थे कि नहीं थे? थे ना, लिखा हुआ है डी वेरीज, ह्यूगो डी वेरीज। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये नव डार्विनवाद 1900 के बाद में आया होगा, जिसमें वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, उसके बाद में इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया, तो डेफिनेटली मेंडल भी इनमें इंक्लूड होगा, मेंडल का फंक्शन भी। ठीक है जी, हाँ जी, चले आइए आगे बढ़ते बेटा जी। यहां पर अब हम जो पढ़ने वाले हैं, लिटरली मैं बोल रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो माथा हिला भी देंगी, कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो अच्छी भी लगेंगी, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जो मजे देंगे, मुझे तुमको बहुत तगड़े मजे देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो फिर बोल देता हूं, बायोलॉजी जिनको इजी लगती है, इजी है नहीं। जिनको लगता है कि बायो इजी होती है, रटने का सब्जेक्ट होता है, आप में से सभी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उन सभी को पता होगा, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, कि आपको बायोलॉजी इजी लगी, कहीं को लगी होगी, कहीं को रटने वाला लगता है, लेकिन जो एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता होगा कि बायोलॉजी इज नॉट इजी कंसेप्ट, इसमें भी बहुत सारे होते हैं, है ना। आइए तो बेटा यहां पर ये जो नव डार्विनवाद जो था, इस नव डार्विनवाद के हैं टोटल 6 बिंदु। कितने बिंदु है? 6 बिंदु है। कितने मेरे भाई? 6। अजीत सुन लो, सुनो जी, कितने बिंदु है? 6। डार्विनवाद के 5 और यहां पे नव डार्विनवाद के 6, यानी एक एक्स्ट्रा है? नहीं, एक एक्स्ट्रा नहीं है। फिर सर यहां पर ये दो बिंदु मिलाकर, सोच समझकर कोई बच्चा मुझे बताएगा, ये दो बिंदु मिलाकर डार्विनिज्म का पहला बिंदु था। डार्विनिज्म का जो पहला बिंदु जो था, फर्स्ट पॉइंट जो था, क्या था? सोचो, डार्विनिज्म का पहला बिंदु क्या कहलाता था? सर अत्याधिक उत्पादन। हाँ देखो मेरे भाई, पढ़ने वाले बालक, क्या ये पहला बिंदु हमने पढ़ा? अत्याधिक उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन था। क्या वो बिंदु 100% कंप्लीट था? नहीं सर। सही था, सही था। हर जीव, हर जाति, हर जीव जंतु जो है अपनी जातीयता को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जीवों की संख्या, संतान उत्पन्न करता है, लेकिन कब? जब संसाधन सीमित होंगे या असीमित होंगे, अपार होंगे, अनुकूलित परिस्थिति आएंगी, तो वो चीज ऐड करनी पड़ेगी ना। तो भैया तीव्र गुणन तो होगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन तो होगा, लेकिन कब? जब सीमित भोजन और आवास नहीं होंगे, यानी मतलब भोजन जो है, भोजन और आवास सीमित नहीं है, और मतलब असीमित नहीं है, सीमित होते हैं। ऐसे नहीं अपार भोजन तुमको मिल रहा है, अपार आवास मिल रहा है। अरे हर किसी जीव का एक निश्चित आवास। अरे भैया आप मुझे बताइए, आप किसी कंट्री में ऐसे चले जाते हैं क्या? नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते। क्या शेर अपनी टेरिटरी के अलावा किसी और टेरिटरी में जा सकता है? कहीं पर भी जा सकता है? नहीं ना। यानी हमारे पास शेल्टर, हमारे पास आवास सीमित है। हमको अत्यधिक भोजन मिलता रहता है रोज की रोज, आओ आओ भोजन ले लो, भोजन ले लो, भोजन ले लो, स्ट्रगल करनी पड़ती है ना। तो सीमित है ना, कौन? भोजन भी सीमित है, आवास भी सीमित है। हाँ ये सीमित है तो तीव्र गुणन कैसे हो जाए? मतलब ये गुणन जो है अत्यधिक थोड़ी ना होगा, तीव्र होगा, तेज हो सकता है, अत्याधिक नहीं हो सकता, अपार नहीं हो सकता। तो ये जो अत्याधिक उत्पादन जो था, इसको ठीक किया गया कैसे? बोल के कि भैया गुणन जो होगा वो तीव्र हो सकता है, गुणन जो होगा धीमा हो सकता है, तेज हो सकता है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सर भोजन और आवास पर डिपेंड कर रहा है। अगर भोजन आवास सीमित है, कम है, तो गुणन कम हो जाएगा, संख्या कम हो जाएगी। हाँ अगर ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियस बात है तीव्र गुणन होगा। बोलिए ललित प्रजापति नुल कह रहा है, सर आपका नाम क्या है? ए हेलो, क्या चल रहा है भैया? भाई साहब हाँ जी, क्या ये बिंदु समझ में आ गया? डन, चलें। हाँ समझ में आया बेटा क्या बोला गया था? इतनी सी बात समझ में आ गई है? सर फर्स्ट कॉल्स है। हेलो भैया थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा संभाल के लिखो। फर्स्ट कॉल नहीं है, फास्ट कॉल नहीं है बेटा, फर्स्ट क्लास है आपकी, ठीक है। चलो इधर देखो, तीव्र गुणन कब है, या तीव्र गुणन यानी गुणन तेज कब हो सकता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है? जब आपके संसाधन क्या हो? अपार हो। संसाधन अगर सीमित हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लिकेशन भी जो होगा, गुणन भी जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये चीज हम लोगों ने कल एक एग्जांपल से देख ली थी, याद करिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दुबई में एक दंपति जोड़ेगा और भारत में एक दंपति जोड़ेगा जिसकी मासिक आय जो थी कम थी, एक वो जिसकी मासिक आय ज्यादा है। तो तीव्र गुणन कौन कर सकता है? जिसके पास आवास, जिसके पास भोजन, जिसके पास संसाधन बहुत ज्यादा होंगे वो तीव्र गुणन करेगा, जिसके पास संसाधन कम होंगे वो धीमा गुणन करेगा। ठीक है जी, डन, क्लियर है। चले आगे, एक बार जरा हम सबके साथ में बता दो। हाँ सर ये वाला बिंदु समझ में आ गया? हाँ जी जल्दी से
एक बच्चा पूछता है सर हम इसको संश्लेषणात्मक सिद्धांत क्यों बोल रहे हैं, सिंथेटिक थ्योरी क्यों बोल रहे हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्यों बोल रहे हैं। पहले तो सोचो सिंथेटिक वर्ड या संश्लेषणात्मक वर्ड किससे है, संश्लेषण से, सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण। आप मुझे बताइए आप यहां पर किस चीज का सिद्धांत देख रहे हैं, कार्बनिक विकास। कार्बनिक विकास में क्या हुआ था, संश्लेषण हुआ था, निर्माण हुआ था, किसका, जटिल जीवों का, किससे, सरल जीवों से। तो क्या कार्बनिक विकास में संश्लेषण नहीं हुआ, कार्बनिक विकास में निर्माण नहीं हुआ, कार्बनिक विकास में सिंथेसिस नहीं हुआ, कार्बनिक विकास जो है एक तरीके का संश्लेषणात्मक विकास है या नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है, इसीलिए हम इसको मॉडर्न संश्लेषणात्मक सिद्धांत बोला है। डन, क्लियर है, हाँ जी चलें आगे, आगे बढ़े बेटा। चल तो ये 6 बिंदुओं में से ये दो बिंदु जो है, ये दोनों बिंदु मिलाकर ये डार्विनवाद का जो पहला बिंदु थे, इस पहले बिंदु को ठीक किया गया था। डार्विनवाद के 5 बिंदु में से जो पहला बिंदु जो था, पहला बिंदु जो था अत्यधिक उत्पादन, उस अत्यधिक उत्पादन वाले बिंदु को ठीक किया गया था ये दोनों बिंदु देकर। कौन से, ये फर्स्ट और ये सेकंड। डन, क्लियर है। चलिए अब आप मुझे बताइए डार्विनवाद का दूसरा बिंदु क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा बिंदु क्या था बताइए, दूसरा मुख्य बिंदु क्या दिया गया था, याद कर, दूसरा मुख्य बिंदु क्या दिया गया था डार्विनवाद का, सर उत्तर जीविता के लिए संघर्ष दिया गया था। जल्दी से मुझे बताइए क्या दिया गया था, उत्तर जीविता के लिए संघर्ष दिया गया था, उत्तर जीविता के लिए क्या दिया गया था, संघर्ष दिया गया था। कितने प्रकार का था संघर्ष, जल्दी से आंसर बताइए, कितने प्रकार का था संघर्ष, संघर्ष कितने प्रकार का था मेरे भाई, संघर्ष कितने प्रकार का था। मेरे बेटे ने नाम बदलकर पापा रख लिया, हे भगवान कैसे बांगड़ुओं से पाला पड़ा है यार। हाँ जी, संघर्ष कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का था। कौन सा था, अंतरजातीय, अंतराजातीय और वातावरणीय था ना। क्या उस बिंदु का कोई आलोचना थी, क्या उसकी कोई गलतियां थी उस बिंदु की, मैंने आपको बोला था कोई आलोचना नहीं थी, तो उस बिंदु को छेड़खानी करेंगे, उस बिंदु के साथ छेड़छाड़ करेंगे, नहीं करेंगे तो यूं कहीं लिख दिया नव डार्विनवाद में उत्तर जीविता के लिए संघर्ष। यानी डार्विनवाद का जो दूसरा बिंदु था वो नव डार्विनवाद का तीसरा बिंदु हो गया। क्यों सर तीसरा, क्योंकि पहला और दूसरा मिलाकर इस पहले डार्विनवाद के पहले बिंदु को सही किया जा रहा है। अभी तो बोला डार्विनवाद का जो पहला बिंदु था वो इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट करने के लिए, उस पहले बिंदु को कंप्लीट करने के लिए नव डार्विनवाद में 2 बिंदु बताए गए। तीव्र गुणन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, जब संसाधन अपार होंगे, ज्यादा होंगे, कम हो जाएगा जब संसाधन कम हो जाएंगे। ये दोनों बिंदु इसको क्या कर रहे हैं बेटा जी, इस पहले बिंदु को स्पष्ट कर रहे हैं। दूसरा बिंदु जो था यहां पर उसकी कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक था, उसी दूसरे बिंदु को यहां पर तीसरा बिंदु बनाकर ठीक करके लिख दिया, खत्म। चले डन डन डन, क्लियर है यहां तक की बात। अब आ जाते हैं कौन सा बिंदु था गलत, सर जी तीसरा बिंदु डार्विन का जो सबसे बड़ी आलोचना थी वो था सबसे ज्यादा गलत। आइए तीसरा बिंदु डार्विनवाद का, तीसरा बिंदु डार्विनवाद का जो क्या बोल रहा था, विभिन्नताएं और वंशागति, यही था ना, विभिन्नताएं और वंशागति है ना, जिसकी बहुत बड़ी आलोचना हुई थी। अब इसको सही किया जाएगा। अब जरा सोचिए क्या गलती थी यहां पर, अब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बार-बार रिपीट कर रहे हैं उन्हीं चीजों को, क्या गलती थी। डार्विन से पूछा गया, डार्विन ने बोला कोई भी जीव समान नहीं है, हाँ सर नहीं है। क्या आ रही है उनमें, विभिन्नताएं आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, दोनों प्रकार की, अच्छी भी आ रही है, खराब भी आ रही है। अच्छी जो है थोड़ी छोटी अच्छी विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जा रही हैं, यानी विभिन्नताएं छोटी छोटी अगली पीढ़ी में कंटिन्यूसली जा रही हैं और जाने के परिणाम स्वरूप एक नई जाति को उत्पन्न कर रही है, ये उन्होंने बताया। अब यही चीज दूसरे वैज्ञानिकों ने जब आलोचना सिद्ध करी कि भैया आप कैसे कह सकते हैं कि विभिन्नताएं कैसे आती हैं, लाभदायक कैसे आती हैं, हानिकारक कैसे आती है, किस प्रकार विभिन्नताएं आती है, कौन लाता है विभिन्नताएं, कैसे वो अगली पीढ़ी में जाती है ना, यही सारी बातें थी, हमने इतनी देर से यही बात बार-बार रिपीट कर रहे हैं ना। तो फाइनली हम बात करते हैं क्या कि ये विभिन्नताएं आती कैसे हैं, यही था ना, यही दिमाग में क्वेश्चन बार-बार आ रहा है ना कि डार्विन ने बोला विभिन्नताएं आती हैं, लेकिन आती कैसी हैं, ये वेरिएशंस जो हैं कैसे आते हैं। तो बेटा जी नव डार्विनवाद में बताया गया ये वेरिएशन 4 तरीके से आते हैं। क्या नव डार्विनवाद में बताया गया ये जो वेरिएशन, ये जो विभिन्नताएं जो है ये 4 तरीके से आते हैं। कितने तरीके से आते हैं, 4 तरीके से आते हैं। अब उन 4 तरीकों में से 2 तरीके, ये 2 भी नहीं 3 तरीके तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पढ़े हुए हैं। कौन कौन से चैप्टर में पढ़े हैं, आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रोसेस जो विभिन्नता लाती है उसका नाम है जीन पुनर्योजन, जीन पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन पुनर्योजन। ये पहला तरीका जो विभिन्नता लाएगा। मैं तुमसे पूछूंगा तुम में से कितने बच्चे जानते हैं, थोड़ा जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक अपनी बुद्धि दौड़ाओ। जीन पुनर्योजन क्या था, जीन रिकॉम्बिनेशन क्या था, सोचना। दूसरा तरीका उत्परिवर्तन, सर ये तो पढ़ा था, ये कब पढ़ा था, जीन पुनर्योजन वंशागति और विविधता के सिद्धांत में भी आया था, और साथ साथ इसका कुछ भाग आपके सेल डिवीजन चैप्टर में भी आया था। उत्परिवर्तन वंशागति का आणविक आधार में आया था और वंशागति विविधता के सिद्धांत में भी आया था, है ना। तीसरा है संकरण, सर उत्परिवर्तन इंग्लिश में म्यूटेशन, और संकरण को हम बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा पहले मैं इन तीनों को निपटा देता हूं फटाफट, फिर चौथा जो है वो समझना है, क्योंकि चौथा अभी तक आप में से कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा। ये 3 आपने सुने हुए। चौथा जो इसका नाम है जीन पलायन या जीन प्रवाह, जीन पलायन या जीन प्रवाह। ठीक है, ये हम 4 कंडीशंस हैं जो क्या लेकर आती है बेटा, याद रखना ये 4 कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, विभिन्नताओं के लिए, भूल ना जाइएगा। ये 4 कंडीशन उत्पन्न करती हैं, ये 4 कंडीशन उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं सर, विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं, वेरिएशंस उत्पन्न करती हैं। अब आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं। हाँ जी चलो सर ये चौथा वाला समझ में नहीं आता, पहले 3 समझ में आता, पहले 3 बहुत सिंपल है यार। अच्छा चलिए मुझे बताइए बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप में कितने बच्चों को ये वर्ड पहले सुना हुआ है, जीन पुनर्योजन, जीन रिकॉम्बिनेशन, फटाफट मुझे बताइए, हाँ कि ना, खत्म, हाँ कि ना, खत्म, बस इतनी सी बात। फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा तुमको चीज याद आ जाएगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। जो बाद में आया ऑब्वियसली ना, जो पहले से हैं जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ लिए, हाँ याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है मेंडल का द्विसंकर क्रॉस का कुछ निष्कर्ष याद आ रहा है, 9:3:3:1 याद आ रहा है, हाँ सर। गोल पीला हरा झुर्रीदार याद आ रहा है, ये जनक वाले थे ना, हाँ सर ये जनक वाले लक्षण आए थे। जरा सोच इन लक्षणों को तुम्हें क्या बोला था, ये जो 3 जो थे, गोल हरा और पीला झुर्रीदार, क्या ये नए लक्षण थे, सोचो न्यू कैरेक्टर थे, क्या इनको पुनर्योजी लक्षण बोला था, रिकॉम्बिनेंट बोला था, हाँ सर। ये कैसे पैदा हो गए थे यार, ये नए लक्षण कैसे आ गए थे, कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ था, कोई स्वतंत्रता अपव्यूहन हुआ था, ये कैसे हो गया था स्वतंत्रता अपव्यूहन, जब क्या हो गई थी, क्रॉसिंग ओवर हुआ था। क्या हो गई थी, क्रॉसिंग ओवर, जीन में, याद आ रहा है।
जब जीन विनिमय हुआ, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो नए प्रकार की क्या बने थे? आपके युग्मकों का संयोजन बना। नए प्रकार के युग्मकों का संयोजन बना तो नए प्रकार के लक्षण पैदा, और नए प्रकार के लक्षण पैदा हुए तो उसी प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? पुनर्योजन। खत्म, खल्लास। क्या पुनर्योजन से, जीन के पुनर्योजन से क्या नए कैरेक्टर आए कि नहीं आए? खत्म। बोलो हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये पहला बिंदु, क्या इसको एक्सप्लेन करें या आप सीधा सीधा इसको पढ़ेंगे? यहां पर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन करेंगे टाइम वेस्ट होगा। जल्दी से पढ़िएगा, जीन पुनर्योजन क्या लिखा हुआ है? जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन के नए प्रकार के संयोजन जो युग्मक जनन के दौरान जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर द्वारा बनते हैं। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव संख्या में यह विभिन्नताओं का एक अति सामान्य स्रोत है। बोल, कौन सा ऐसा बालक है जिसको ये लाइन समझ में नहीं? अगर नहीं आई है तो कसम से आप नीट की प्रिपरेशन आपकी बहुत ज्यादा अधूरी चल रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा अधूरी चल रही है। डन सर, डिटेल में बता दो। अच्छा तो बेटा डिटेल में क्लास देखने लिए भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं सारी चीजें, ठीक है जी। अब फिर ऐसे अगर डिटेल में चले गए तो बेटा फिर अगले साल 2025 में जाकर हमारा कोर्स होगा किसका? नीट का है। ठीक, चल ये था पहला, जीन पुनर्योजन। क्या होता है जीन पुनर्योजन? यानी नई नई संभावना युग्मकों के बनने की। क्यों? क्योंकि जीन्स का क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है, जिसको हम जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज उत्परिवर्तन। ये क्या होगा? अभी रुक जाओ, अभी उत्परिवर्तन की बात करते हैं। पहले हम जीन पुनर्योजन क्या होता है जानते हैं। तीसरा संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सीधा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मुझे बताओ, आपने खच्चर देखा है? खच्चर सर क्या ये हार्डी विनबर्ग समीकरण को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अभी हार्डी विनबर्ग समीकरण भी आएगी, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, सब कुछ पढ़ेंगे। मैंने तेरे को क्या बोला था? पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आएंगी, सब कुछ आएगा। अभी डायनासोर का वो जियोग्राफिकल टाइम स्केल भी रह रहा है, अभी आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीटीएस भी रह रहा है, अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल रह रहा है, कल्प महाकल्प युग वो रह रहे हैं, आपका हार्डी विनबर्ग समीकरण रह रही है, आपका प्राकृतिक चयन के उदाहरण रह रहे हैं, मानव का विकास रह रहा है। अभी कई सारी चीजें रह रही है इस चैप्टर में, हल्का नहीं है ये चैप्टर। बाकी अगर घास काटनी है तो आप जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने घास काटी हुई है इस चैप्टर में, जाकर देख सकते हैं। भाई एक तरीके से पढ़ने आए हो तो तरीके से पढ़ो, नई तरीके से पढ़ना, चीजों को नहीं समझना है, कंसेप्ट बिल्ड नहीं होंगे अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो। सीधी सी बात है, तुम्हारी मर्जी है। हाँ जी, एक घोड़ा है और एक गधा है, मतलब एक घोड़ा है और एक गधी है, या एक गधा है और एक घोड़ी है, अपोजिट सेक्स ले लिया ना हमने। तो इनके क्रॉसिंग कराने से क्या बनता है? एक बनता है हिन्नी, एक बनता है म्यूल। ये पता है सभी को पता है ना, ये चीज सभी जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम मेल डंकी लेते हैं और फीमेल हॉर्स लेते हैं तो क्या बनता है? और फीमेल डंकी लेते हैं और मेल हॉर्स लेते हैं तो क्या बनता है? जानते हैं, सभी जानते हैं इस चीज को। हाँ भैया जानते हैं सर, हॉर्स प्लस डंकी से म्यूल बनता है। सर घोड़ा और गधा से खच्चर बनता है। ले भाई ये भी घोड़ा है, ये घोड़ा, ये गधा, घोड़ा गधा। अब बता। हाँ भाई, कोई अपने अंगों का लगातार उपयोग कर रहा है तो क्या उसका प्रभाव उसकी जीन पर पड़ता है? यस, एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है बेटा, ऑब्वियसली पड़ता है, जीन्स पर बिल्कुल पड़ता है। हाँ जी, बोलो 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 बोलो, इनमें से कौन सी कंडीशन में म्यूल बनेगा? फर्स्ट कंडीशन में म्यूल बनेगा कि सेकंड कंडीशन में म्यूल बनेगा? चलो मुझे जल्दी से मुझे बता दो, म्यूल किससे बनता है? म्यूल किससे बनता है जानते हैं? तो बेटा जी याद रखना, यहां से बनता है म्यूल जिसको हम बोलते हैं खच्चर, और यहां से बनती है हिन्नी जिसको हम बोलते हैं हिन्नी। डन, याद रखना, यहां से बनता है म्यूल। म्यूल कब बनता है? जब आप गधे और घोड़ी के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं तो क्या बनता है? खच्चर। और जब आप घोड़े और गधी के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं तो क्या बनती है? हिन्नी। डन, ठीक है। खैर है सर, मोरनी से करा दे तो तेरे से ना करा दे बेटा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इतनी सी बात समझ में आने के बाद में जरा मुझे बताइएगा, क्या आपने यहां पर दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉसिंग कराई है? क्या आपने यहां पर दो अलग अलग जातियों के बीच में, भाई गधा एक अलग जाति, डंकी एक अलग जाति, हॉर्स एक अलग जाति, दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉसिंग करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो? करा रहे हो। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? सर संकरण। ये क्या कहलाएगा? सर संकरण कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। सोच, एक नई जाति पैदा हो रही है, यहां से नई जाति पैदा हो रही है। डन, इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? चले आगे चलो। अब आप में से कितने बच्चे जानते हैं एक होती है जाति और एक होती है नस्ल? एक होती है जाति और एक जाति का जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं नस्ल। सभी ने ये वर्ड सुना हुआ है। जैसे हमने बोला डॉग, एक जाति है, अब उसकी अलग अलग नस्लें मिलती हैं। एक हमने बोला अल्सेशियन है, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती अल्सेशियन की, अल्सेशियन है, ठीक है, डॉबरमैन है, ठीक है जी, और भी कई तरीके के होते हैं, पिटबुल है, बुलडॉग है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर कई सारे बच्चे होंगे, देखो मेरे को पता है यहाँ पर कई सारे होंगे, बहुत सारे नाम लेंगे किसका, यहाँ पर नस्लों का, आई नो पता है मेरे को, है ना। अब जरा सोचिए, डॉग एक जाति और उसकी अलग अलग नस्लें हैं। हाँ सर, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या आपने अलग अलग नस्ल के बीच में क्रॉसिंग कराई है या अलग अलग जाति के बीच में क्रॉसिंग कराई? जरा सोचिए, इस एग्जांपल में ये एक अलग जाति, ये एक अलग जाति है, आपने अलग अलग जाति के बीच में क्रॉसिंग कराई है। क्या एक संकरण है? यस बिल्कुल एक संकरण है। एक हाइब्रिडाइजेशन है? यस एक हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अलग अलग जाति के बीच में हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। डन, कोई दिक्कत तो नहीं थी? समझ में आ रहा है? पक्का? चलें आगे। अब आप मुझे बताइए, ऐसे संकरण को मैं अंतर जातीय संकरण बोलूंगा या नहीं? देखते कौन सा बच्चा है जो पकड़ लेगा इस बात को। इस संकरण को क्या मैं अंतर जातीय संकरण बोल सकता हूं? सोचो, जल्दी से सोचो। यस एलियन, वेरी गुड, यस बहुत ही बढ़िया। पढ़ने वाले बालक जरा मेरे को फटाफट आंसर दे, क्या इसको मैं अंतर जातीय संकरण बोल सकता हूं? अंतर जातीय मींस अलग अलग जाति के बीच में संकरण। डन, कोई तकलीफ नहीं? अब आ जा इधर, इधर जा। अब मैंने तुमसे बोला कि मैं यहां पर क्रॉस करा रहा हूं डॉबरमैन का, ये जो डॉबरमैन है, इस डॉबरमैन का क्रॉस करा रहा हूं किससे? ये बुलडॉग से, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, डॉबरमैन का अगर मैं क्रॉस करूंगा बुलडॉग से तो एक नई नस्ल पैदा हो रही है, एक नई नस्ल पैदा हो रही है जिसमें डॉबरमैन के कैरेक्टर होंगे और बुलडॉग के कैरेक्टर होंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या ये संकरण नहीं है? ये भी तो संकरण है,
ये भी क्या कहलाएगा? संकरण। लेकिन इस संकरण को क्या मैं अंतर जातीय बोलूंगा या अंतरा जातीय बोलूंगा? एक ही जाति के बीच में क्या हो रहा है, एक ही जाति के अलग अलग नस्ल हैं उनके बीच में होएगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अंतरा जातीय संकरण। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई या ऊपर से चीरती हुई निकल गई? बोलो, आ गया समझ में? दंडना दंडन। अब आप खुद सोचिए, अलग अलग नस्लें तुमको कुत्तों की दिखाई देती हैं, ये कैसे बनाई गई हैं? ये आपस में, इन्हीं कुत्तों के आपस में क्या करा दिया है? संकरण करा दिया। डन। तो कुल मिलाकर क्या संकरण से वेरिएशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जल्दी से बोल, क्या ये संकरण कराने से वेरिएशन आ रहे हैं? क्या ये संकरण हाइब्रिडाइजेशन कराने से चेंजेस आ रहे हैं? नहीं आ रहे? तो मेरे भाई मैं यही तो पूछ रहा था कि मेरे भाई ये विभिन्नताएं लानी है, तो क्या विभिन्नताएं संकरण से नहीं आती? क्या बिल्कुल आती हैं। क्या विभिन्नताएं जीन पुनर्योजन से नहीं आती? क्या जीन विनिमय से नहीं आती है? क्या बिल्कुल आती है। बोल, क्या इसमें टाइम वेस्ट करें? खत्म खल्लास। टाइम वेस्ट क्या करना, वैसे पूरा पढ़ लिया है, खत्म खल्लास। क्या यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस क्या लेकर आ रही हैं? सर चेंजेस लेकर आ रही है। अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? उत्परिवर्तन। किस पर आ जाते हैं? सेकंड वाले पे। देखो उत्परिवर्तन आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक से आए हुए परिवर्तन, है ना? यही बोलते हैं सर। उत्परिवर्तन वो होते हैं जो अचानक से परिवर्तन आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं, है ना? यही होता है ना? उत्परिवर्तन वही होते हैं ना जो अचानक से परिवर्तन आते हैं। अचानक से जो परिवर्तन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। ठीक है जी। अब एक और चीज, अब वो उत्परिवर्तन जो अचानक से आ रहे हैं और एक नई जाति का निर्माण करेंगे। नई जाति का निर्माण अगर करना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नई जाति का अगर निर्माण करना है तो जो आपको उत्परिवर्तन लाने पड़ेंगे वो ज्यादा तीव्र लाने पड़ेंगे, बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे, छोटे परिवर्तन लाने पड़ेंगे? जरा जल्दी से मुझे बताइए। हाँ जी सर, काली कुटिया और भूरी कुटिया क्या ये नस्लें हैं? डॉक्टर वाले भैया आंसर दे देना यार, अपने तो ऊपर से जा रहा है। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, अगर आपको परिवर्तन लाने हैं, सॉरी आप एक नई जाति उत्पन्न करनी है, तो आपको जो परिवर्तन लाने हैं, जो अचानक से परिवर्तन, जो हम बोलते हैं ना अचानक से परिवर्तन, उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे भाई मेरे को एक नई जाति का निर्माण करना है, और नई जाति का निर्माण करना है तो मेरे को परिवर्तन कैसे लाने पड़ेंगे? बड़े या छोटे? बड़े बड़े परिवर्तन या छोटे छोटे परिवर्तन? कैसे परिवर्तन लाने पड़ेंगे? जरा सोचो, कैसे परिवर्तन लाने पड़ेंगे? एक काम करते हैं, 5 मिनट के लिए सोचिए, हमको बहुत तेज लगा यार, बहुत देर से कंट्रोल कर रहे हैं, तो अपन 5 मिनट में मिलते हैं। भैया यहाँ पर टाइमर चला दो एक बार। 5 मिनट ब्रेक। सोचना, आराम से सोचना। दिवाली की राम राम देख रहे हो भैया? डिंग 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 डिंग। चलो जी। हाँ जी, क्वेश्चन पर आते बेटा। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मेरे भाई अगर उत्परिवर्तन का मीनिंग क्या था? उत्परिवर्तन वो परिवर्तन जो अचानक से परिवर्तन आता है उनको हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि मेरे भाई अगर मुझे एक नई जाति का निर्माण करना है या एक नए प्रकार के जीव का निर्माण करना है तो मैं कैसे उत्परिवर्तन लाऊं? छोटे उत्परिवर्तन लाऊं कि बड़े उत्परिवर्तन लाऊं? अब आपने कई ने लिखा छोटे, कई ने लिखा बड़े, ज्यादातर ने लिखा बड़े, कई ने छोटे लिखा। अब जिन्होंने छोटे लिखा है एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत सीधा सीधा एग्जांपल। मेरे भाई मैं हर साल यही एग्जांपल दे रहा हूं, पिछले साल यही दिया था, इस साल यही दोहरा देता हूं। चलो मान लो यूपी में एक जगह है, गोंडा यूपी में है कि बिहार में है? यूपी में ना, गोंडा। गोंडा एक जगह है, कहां पर है? यूपी में। आप में से कई होंगे गोंडा के, ठीक है जी। अब मान लो गोंडा में यूपी में मान लो 100 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं? 100 लोग रह रहे हैं। अब 100 लोगों में से 70% जो है उनकी आंखों का रंग कैसा है? काला है। इसका आईज कलर जो है, आईज का कलर जो है कैसा है बेटा? 70% का कैसा है? काला। 20% का कैसा है? ब्राउन है। और 10% का कैसा है? नीला है। ठीक है जी, ब्लैक है। 70% की आंखों का रंग कैसा है? ब्लैक है। 20% की आंखों का रंग कैसा है? ब्राउन है। 10% की आंखों का रंग कैसा है? ब्लू है। कोई तकलीफ नहीं थी? चलो जी, ये बात है किसकी? 2003 की ये बात है, ठीक है। चलो अब हमने देखा गोंडा में 2099 में गोंडा में 100 से 500 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 100 से 500 लोग हो गए। अब 500 लोगों की आंखों का कलर जब हमने देखा, 500 लोगों की आंखों का कलर हमने देखा, तो लगभग 80% जो थे उनमें आंखों का रंग कैसा था? ब्लैक था। 10% में आंखों का रंग कैसा था बेटा जी? आपका ब्राउन था। 5% या रिमेनिंग 10% में कैसा था? ब्लू था। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइएगा यहां से यहां तक क्या आपको वेरिएशन आता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है? फटाफट मुझे बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ जी, क्या आपको यहां पर हाँ जी, इधर देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि यूपी में एक जिला है जिसका नाम है गोंडा, जहां पर कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। 2003 में यहां पर 100 लोग जो थे उनमें आंखों का रंग जो था 70% का कैसा था? काला था। 20% का कैसा था? भूरा था। 10% का कैसा था? ब्लू था। हमने बोला कि मान लो 2099 में 2099 में यहां पर 100 से कितने लोग हो गए? 500 लोग हो गए। आंखों का रंग जो है यहां पर 70% का काला था, कितना हो गया? 80% का काला हो गया, यानी बढ़ गया। 20% का ब्राउन था, कम हो गया, 10% का रह गया। और 10% ब्लू थे, वो 10 के 10% रहेगा। आप मुझे बताइए क्या आपको यहां से यहां वेरिएशन आती हुई दिखाई दे रही है? विभिन्नता आती हुई दिखाई दे रही है? हाँ सर, विभिन्नता आती है। विभिन्नता, उत्परिवर्तन, चेंजेस नहीं दिख रहे? हाँ सर, उत्परिवर्तन हमको दिख रहे हैं। अब मैं आपसे एक दूसरी कंडीशन बोल रहा हूं, जरा वो भी सुन लीजिएगा। मान लेते हैं 2999 वर्ष में गोंडा जिले में 1000 लोग हैं। 2999 में गोंडा जिले में कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं। और इन 1000 लोगों में से 60% वो लोग हैं जिनकी
आंखें 3 हो गई हैं। कितनी होती है हमारी आंखें? सर 2 आंखें होती हैं। कितनी आंखें हो गई हैं? 3 आंखों वाले हो गए, 2 के साथ एक और आंख वाले हैं, और रिमेनिंग 40% जो है वो 2 आंख वाले हैं। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझ कर मुझे बताइएगा, यहां से यहां और यहां से यहां आपके हिसाब से कौन सी परिस्थिति को मैं उत्परिवर्तन बोलूं, या कौन सी परिस्थिति को मैं बोलूं कि एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई है? जस्ट इमेजिन, सोच समझकर मुझे बताना। हाँ बताओ, इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको लग रहा है कि एक नई जाति की उत्पत्ति हुई है? सर इसमें गोंडा में 60% ऐसे लोग आ गए जिनकी 3 आंखें, 1 2 3, ये तीसरी आंख यहां पर है, या पीछे आ गई है, पीछे से देख लेते हैं। तो जरा सोचिए, आपको यहां पर नहीं लग रहा है एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई है? तो जरा सोचिए, नई जाति की अगर उत्पत्ति करनी है, क्या तेरे को ये मंद परिवर्तन करने पड़ेंगे या बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे? मेरे भाई, जिन्होंने बोला था छोटे छोटे परिवर्तन आएंगे, छोटे छोटे, अरे दिमाग को बड़ा बड़ा करोगे। अगर आपको नई जाति की उत्पत्ति करनी है तो छोटे परिवर्तन नहीं लाने पड़ेंगे, बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे, और ऐसे बड़े परिवर्तनों को हम क्या बोलेंगे? उत्परिवर्तन, या क्या बोलेंगे? सॉल्टेशन। बोल मेरे भाई, बात समझ में आई या दिमाग के ऊपर चीरती हुई चली गई? बोलो बोलो, चीज समझ में आ गई? आई नो कि थोड़ा सा अलग सा था ये एग्जांपल, लेकिन जो समझने वाली जो चीज थी, इस एग्जांपल से आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये चीज क्लियर है। दिवाली ऑफर में 1 आंख एक्स्ट्रा मिल गई। हाँ जी, बताओ जरा जल्दी से एक बार हम सबके साथ में इतनी सी बात बता दो। इतनी सी बात सोचो, क्या ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपको नई जाति की उत्पत्ति करनी है तो आपको क्या लाने पड़ेंगे? सर बड़े बड़े अचानक से चेंज लाने पड़ेंगे, और बड़े बड़े अचानक से चेंज लाओगे तो ही नई जाति उत्पन्न होगी, और ये बड़े बड़े अचानक से चेंज को हमने बोला म्यूटेशन, या क्या बोला? सॉल्टेशन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, बड़े स्तर पर होने वाले उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, क्या बोला जाता है? सॉल्टेशन कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना, क्या बोला जाता है? सॉल्टेशन कहा जाता है, याद रख लेना। कहां गया, कहां लिखा हुआ है? कहीं ना कहीं तो लिखा ही था, लिखा हुआ मिल जाएगा यहां पर, कहीं ना कहीं दिख जाएगा अभी, कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ ये रहा, देख यहां पर लिखा सॉल्टेशन, नीचे देखना सॉल्टेशन, विशाल उत्परिवर्तनों का बड़ा कदम, यानी बड़े स्तर पर जो उत्परिवर्तन जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सॉल्टेशन बोलेंगे। डन, क्लियर है? चलें आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? हाँ जी सर एक बार और बताइए, क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पर? अंजलि पाल है, एक बार और बताइए, है बताइए सर, एक बार और नाच के दिखाओ ना, एक बार जरा, एक बार और ना, एक बार और बताओ, बताओ। इतना ठोस दिमाग है यार तुमको, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? इतना ठोस दिमाग, दिमाग इतना ठोस है तुम्हारा, तुमको इतनी सी बात समझ नहीं आई कि यहां से यहां तुमको एक नई जाति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है? क्या तुमको ये बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा? ये तुमको छोटा परिवर्तन नहीं दिख रहा? तो नई जाति उत्पत्ति करनी है तो कैसा परिवर्तन लाना पड़ेगा? बड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही है? हद है यार, गजब हो बिल्कुल यार। और फिर कहते डांटते क्यों? एबीसीडी सिखाए तुमने, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। नई जाति का निर्माण करना है तो आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, अचानक से चेंज लाना पड़ेगा, और वो अचानक से चेंज आप लेकर आओगे तो बड़े स्तर पर लाओगे, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, तो बड़े स्तर पर जो परिवर्तन आते हैं उनको हमने बोला है सॉल्टेशन। खत्म, इतनी सी बात थी। हाँ जी, वंश मोर। चलो जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। सुनो, अभी उत्परिवर्तन जो है इसको डिटेल में किसने समझाया ये आप जानते हो? चलो आप मुझे बताओ, आप उत्परिवर्तन पढ़ चुके हो बेटा? आपने वंशागति का आणविक आधार, वंशागति विविधता का जो सिद्धांत है, दोनों चैप्टर में मैंने आपको उत्परिवर्तन बताया था, उत्परिवर्तन के प्रकार भी बताए थे यार, जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन के प्रकार, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के प्रकार, डिलीशन, एडिशन, नलीसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, ना जाने कितने प्रकार के हम लोग म्यूटेशन के टाइप्स पढ़े थे ना, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, जाने कौन कौन से पढ़े थे? आप मुझे बताइए, ये म्यूटेशन को किसने एक्सप्लेन किया था? हाँ जी, म्यूटेशन को किसने बताया था और किस पर काम करके बताया था? बस आंसर। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा म्यूटेशन को डिटेल में किसने बताया था? तो म्यूटेशन उत्परिवर्तन जो होता है, उस म्यूटेशन को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज थे। कौन थे मेरे भाई? ह्यूगो डी व्रीज, वो वैज्ञानिक जिन्होंने म्यूटेशन को डिटेल में बताया था। तो हेडिंग क्या डाल रखी जरा देखिए पर, उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। किसने यह सिद्धांत? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। किस पर काम किया था? संध्या प्रिमरोज पर, इवनिंग प्रिमरोज पर, जिसका नाम क्या था? ओइनिथेरा लमार्कियाना। याद कर, मैंने ये नाम भी बताया था तेरे को जब हमने उत्परिवर्तन हेडिंग डाली थी, ठीक है? इस पर ये इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। क्या ये पहला बिंदु समझ में आ गया? भाई मैं जूम कर देता हूं, तेरे को नहीं दिखाई दे रहा है तो ये ले, ऊपर से पढ़ दे। उत्परिवर्तन सिद्धांत दिख रहा है? हाँ सर। क्या लिखा हुआ? पहला बिंदु, फर्स्ट बिंदु। यह सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने संध्या प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज पर दिया था, जिसको हम ओइनिथेरा लमार्कियाना नामक पादप बोलते हैं। इस पर अपने प्रयोग के आधार पर बताया था, क्या प्रतिपादित किया था? कौन सा सिद्धांत? म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट, अगले बिंदु पर आते हैं। क्या लिखा हुआ? दूसरा बिंदु, जीव संख्या में अचानक होने वाले बड़े परिवर्तन। ले भाई, होगी बात। कौन से परिवर्तन? अचानक से होने वाले बड़े परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। वास्तव में उत्परिवर्तन जननिक पदार्थ डीएनए में होता है, और डीएनए में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं, अगली पीढ़ी में जाते हैं। बता मेरे भाई, ये होगी दूसरी बात। कौन सा ऐसा बिंदु है तेरे को समझ में नहीं आएगा? सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, और फिर तेरे को ये भी चीज दे रहा हूं, तेरे को नोट्स बनाने हैं, तेरे को चीजें लिखनी है तो लिखने के लिए ये चीज मटेरियल दे रहा हूं। क्या चाहिए इसके अलावा जिंदगी में? बता। मेन चीज है कंसेप्ट को समझना, बारीकी से सुनना, समझना, रिपीट करना, नोट्स बनाना, फिर से रिपीट करना, रिवाइज करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन हम इन चीजों के अलावा बाकी चीजों पर फोकस करते हैं। सर एक काम करो ना सर, जो आप क्वेश्चन दे रहे हो ना, टॉपिक वाइज दो सर। ऐसे बिना टॉपिक के दोगे तो अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आते हैं टॉपिक वाइज। बेटा पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का दे रहा हूं बेटा मैं तुमको, ये 10वां क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का लिखकर दे रहे हैं आपको। बताओ, ये होगा दूसरा बिंदु। आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। पुनर्योजन के अलावा, पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के अलावा उत्परिवर्तन ही वह दूसरी घटना है जो डीएनए में विभिन्नता ला सकती है। अब आप मुझे बताइएगा, पुनर्योजन में जीन्स का एक्सचेंज हो रहा था, जेनेटिकल चेंज हो रहा था। सिमिलरली उत्परिवर्तन में भी तो जेनेटिकल चेंज हो रहा है, जीन्स में चेंज होगा। वहां पर आपने जीन्स का एक्सचेंज कर दिया था, पोजीशन उठाकर यहां पर इधर लेते। सोच आप लोगों ने कहीं ना कहीं जीन में क्रॉसिंग ओवर में एक गुणसूत्र के एक जीन को उठाकर यहां से यहां कर दिया था, तो ये कहीं ना कहीं जेनेटिकल चेंजेस ही तो थे। सिमिलरली म्यूटेशन में भी तो डीएनए में तो चेंजेस आ रहे हैं। ये तीसरा बिंदु था। चलिए चौथा, उत्परिवर्तन विभिन्नताओं के ये वाला बिंदु भी समझाना है। कितना बिंदु हो गए? 3 बिंदु हो चुके हैं। अब बचा है यहां पर चौथा बिंदु, और चौथा, पांचवा, और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 4 बिंदु और आपको समझाना है। आइएगा चौथा, पांचवा, छठा बिंदु समझते हैं यहां पर। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, म्यूटेशन जो होते हैं, जल्दी से मुझे बताइएगा, म्यूटेशन जो होते हैं क्या वो अचानक से आते हैं या वो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं?
क्या म्यूटेशन अचानक से आते हैं या कंटिन्यूसली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सतत रूप से आते हैं? अचानक से आ रहे हैं ना। और जब कोई चीज अचानक से आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैंडम बोलते हैं। सर रैंडम को हिंदी में क्या बोलते हैं? यादृच्छिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? यादृच्छिक बोलते हैं। तो पहले तो मुझे बताओ क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अचानक, सडन, रैंडम। अब जरा सोच, क्या म्यूटेशन ये देखकर आएगा कि हाँ म्यूटेशन जो है वो काजू के अंदर आएगा, म्यूटेशन आशु कुमार के अंदर आएगा, म्यूटेशन अर्सला के अंदर आएगा, बहुत बड़ा उत्परिवर्तन आएगा अर्सला में, म्यूटेशन जो है मेरे बेटे में आएगा, म्यूटेशन पापा में आएगा, म्यूटेशन ज़ेबा खान में आएगा, सोचकर आएगा कि म्यूटेशन इसमें आएगा? ये रैंडमली किसी में भी आ सकता है, अचानक से किसी में भी आ सकता है। सर अचानक से किसी में देखकर आएगा कि अच्छा ये अच्छा लड़का है, इसके अंदर जाता हूं मैं, म्यूटेशन है, ये बेकार है, मैं इसके अंदर म्यूटेशन, मैं म्यूटेशन इसके अंदर जाऊंगा? नहीं ना। म्यूटेशन कैसा है? सर अचानक से होने वाला परिवर्तन जो रैंडमली किसी के अंदर भी जा सकता है। जाति देखकर थोड़ी ना जाएगा, चेहरा देखकर थोड़ी ना जाएगा, रंग रूप देखकर थोड़ी ना जाएगा, अचानक से किसी के अंदर, रैंडमली किसी के अंदर भी आ सकता है। पहली बात। अब मुझे बताइए, क्या ये म्यूटेशन अगली पीढ़ी में जाएगा ही जाएगा? 100% जाएगा ही जाएगा? जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। बोलो। अरे राघवेंद्र सिंह तो पगला गया है क्या बेटा? हिल चुका है? तुम्हें तो रोज डांट खाता है सर, जो आप पढ़ाते हैं उसके नोट्स तो हिल चुका है क्या? मैं कसम ऐसा लगता है, मेरा इतना मन करता है चांटे लगा दो खींच खींच के, सही कर दूं मैं तेरे को। रोज की रोज यार, रोज की रोज एक ही चीज बार बार स्टार्टिंग से क्लास से लेकर एंड तक क्लास में बस एक ही चीज कंटिन्यूअसली स्पैम करता रहता है। मैं तेरे को क्लास से बाहर निकाल दूंगा दोस्त। अबे यार बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है यार। सर पहले वाला अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है। हाँ जी, हद है यार बिल्कुल यार। हाँ भाई, रैंडम होते हैं, यादृच्छिक होते हैं, अचानक होते हैं, सतत होते हैं कि असतत होते हैं? बोलो। सतत होते हैं कि असतत होते हैं? दिमाग लगाइए फटाफट। सतत होते हैं कि असतत होते हैं? सतत कि असतत? सतत होते हैं कि असतत होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं? मैंने तेरे को बताया था कैसे होते हैं। असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, लार्ज वेरिएशंस। ये बिंदु लिखते जाना मेरे भाई। क्या? हाँ जी, कैसे होते हैं? रैंडम होते हैं, अचानक होते हैं। अब फ्लो बिगाड़ के रख देता है ये लड़का रोज की रोज में यार, कसम से। बड़े होते हैं, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु। कितने बिंदु हो चुके हैं? 4। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है जी। 5वां बिंदु, जल्दी से मुझे बताइएगा, दिशात्मक होते हैं या अदिशात्मक होते हैं? एक लास्ट बिंदु और बता दीजिए। दिशात्मक होते हैं या अदिशात्मक होते हैं? सोच समझकर बताइएगा। एक सेकंड रुक जाना बच्चों। हैं, आवाज आ रही है? एक बार बताना। दिशात्मक होते हैं कि अदिशात्मक होते हैं? तो बेटा जी ये आपके अदिशात्मक होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। दिशाहीन बोल दीजिए या अदिशात्मक बोल दीजिए, दिशाहीन लिख सकते हैं इसको आप। यानी ऐसा है कि जो म्यूटेशन जो है वो मम्मी से बेटे में जाएगा या पापा से लड़की में जाएगा, पापा से लड़के में भी जा सकता है, मम्मी से लड़के में जा सकता है, लड़के से मम्मी में जा सकता है, मम्मी से लड़के में जा सकता है, लड़के से मम्मी में जा सकता है, लड़के से मम्मी कह रहा हूं, मम्मी से लड़की में भी जा सकता है, लड़के में भी जा सकता है, पापा से लड़के में भी जा सकता है, लड़की में भी जा सकता है। यानी कोई डेफिनेट डायरेक्शन है क्या कि नहीं मम्मी से सिर्फ लड़के में ही जाएगा, नहीं पापा से सिर्फ लड़के में ही जाएगा, किसी में भी जा सकता है म्यूटेशन। तो कैसे होते हैं ये आपके? अदिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये आपके दिशाहीन होते हैं। अब ये सारे बिंदु सुनने के बाद, समझने के बाद, ए बी सी डी ई, ये बिंदु सुनने के बाद में क्वेश्चन नीट में सीधा सीधा पूछा गया है। ह्यूगो डी वरीज के अनुसार विभिन्नताएं कैसी होती हैं? डायरेक्शनलेस होती हैं, सतत होती हैं, रैंडम होती हैं, असतत होती हैं, बड़ी होती हैं, अदिशात्मक होती हैं। ये सारे वर्ड याद रखना, ये सारी चीजें किसके लिए हैं? म्यूटेशन के लिए है।
अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज के अनुसार, किसके अनुसार? ह्यूगो डिवरीज के अनुसार उत्परिवर्तन कैसा होता है? यादृच्छिक होता है, रैंडम होता है, अचानक से होता है, बड़े होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, दिशाहीन होते हैं। ये होता है आपका म्यूटेशन। अब प्रभु जरा सोचो, डार्विन ने क्या बोला था? दिमाग लगाओ, डार्विन ने क्या बोला था? डार्विन ने क्या बोला था? अगर एक नई जाति की उत्पत्ति करनी है तो वेरिएशन कैसे होंगे? हमेशा लाभदायक होंगे। क्या हानिकारक से नई जाति नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, लाभदायक से भी बन सकती है, लेकिन उसने बोला लाभदायक होंगे। क्या उसने दिशा बताई थी? सोचो, उसने क्या बोला था? जो लाभदायक है वो जाएंगे, यानी वो दिशा बता रहा है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अनुसार, डार्विन जो था उस डार्विन के अनुसार, डार्विन के अनुसार विभिन्नताएं जो होंगी वो कैसी होंगी? छोटी होंगी। हाँ, सब छोटी होंगी, बोला था ना, छोटी छोटी होंगी, कंटिन्यूअस होंगी, सतत होंगी और दिशात्मक होंगी। क्या डार्विन ने दिशा नहीं बताई थी? सोचो, मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा देख अरसला, देखो अच्छे परिवर्तन अगली पीढ़ी में जाएंगे। क्या मैं दिशा नहीं बता रहा? डार्विन ने ये तो बताया जो लाभदायक है वो अगली पीढ़ी में जाएंगे। जाएंगे मींस डायरेक्शनल है उनकी, यानी वो दिशात्मक है। यानी अकॉर्डिंग टू डार्विन विभिन्नताएं छोटी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, दिशात्मक होनी चाहिए, तभी नई जाति का निर्माण होगा। नीट 2022 का ये क्वेश्चन था जो घुमा दिया था कई बच्चों को, ये वाले। ये था डार्विन के अनुसार। लेकिन ह्यूगो डिवरीज के अनुसार बेटा, ह्यूगो डिवरीज के अनुसार याद रखना था, ह्यूगो डिवरीज के अनुसार कैसी होती है बेटा? याद रखना, ह्यूगो डिवरीज के अनुसार विभिन्नताएं अगर लानी है, नई जाति की अगर उत्पत्ति करनी है तो म्यूटेशन जो है नई जाति की उत्पत्ति कर सकता है। म्यूटेशन रैंडम होते हैं, यादृच्छिक होते हैं, अचानक से होते हैं। हाँ जी, सुमित कश्यप समझ में आ गया? रैंडम का मतलब यादृच्छिक का मतलब रैंडम, किसी के अंदर भी जा सकता है। असतत हो सकते हैं, बड़े होते हैं और दिशात्मक होते हैं, यानी दिशाहीन होते हैं। ये कंडीशंस हैं नई जाति की उत्पत्ति करने के लिए। अब ये सुनने के बाद, समझने के बाद आइएगा और फटाफट इन 4 बिंदुओं को जल्दी से निपटाइएगा। 3 बिंदु हम पढ़ चुके थे, चौथे बिंदु आराम से पढ़ना, ये चौथा बिंदु है, आराम से पढ़ना। उत्परिवर्तन विभिन्नताओं के असतत स्रोत होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तथा उद्विकास का कच्चा माल होते हैं, यानी अगर आपको विकास कराना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका उत्परिवर्तन। नेक्स्ट 5वां, ह्यूगो डिवरीज का मत था, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज, कि ये बड़े उत्परिवर्तन ही विकास का कारण है, ना कि डार्विन द्वारा बताई गई छोटी छोटी विभिन्नताएं। डार्विन ने क्या बोला था? कि नई जाति की उत्पत्ति करनी तो छोटी 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 बोला था। मेरे हाव भाव को देखा करो, जो चीज एक्सप्लेन करता छोटी छोटी छोटी, किसने बोला था? डार्विन ने बोला था छोटी छोटी विभिन्नताएं नई जाति का उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन ह्यूगो डिवरीज का मत था छोटी छोटी नहीं, बड़े बड़े उत्परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस। उत्परिवर्तन कैसे होते हैं? यादृच्छिक, यादृच्छिक मींस रैंडम, और अदिशात्मक यानी दिशाहीन होते हैं। जबकि डार्विन की विविधताएं कैसी थी? छोटी 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 थी और दिशात्मक थी। बता दिया आपको, बता दिया आपको। नेक्स्ट लास्ट, डार्विन के लिए विकास एक धीमी प्रक्रिया थी, जबकि ह्यूगो डिवरीज के अनुसार उत्परिवर्तन ही जाति की उत्पत्ति का कारण है। और ऐसे बड़े बड़े उत्परिवर्तन, विशाल उत्परिवर्तन, बड़े उत्परिवर्तन जो है उन्हीं को हमने क्या बोला है? सॉल्टेशन बोला है। ये था बेटा जी आपकी पूरी म्यूटेशनल थ्योरी, उत्परिवर्तन सिद्धांत। सिंपल सी थी ये बात। कुमारी जी आज आप एक बार ना वापस से रिपीट करना क्लास, ठीक है जी? सो ये था बेटा जी आपका पूरा का पूरा क्या टॉपिक नहीं खत्म नहीं हुआ। क्यों सर? मैंने तेरे को क्या बताया मेरे भाई? मैंने तेरे को बोला कि विभिन्नताएं, मैंने तेरे को बोला विभिन्नताएं लानी है, जो डार्विन नहीं बता पाया था कैसे आती है। हमने 3 तरीके देखे मात्र अभी तक विभिन्नता लाने के। पहला जीन में एक्सचेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर। दूसरा संकरण, आपने अलग अलग जाति ले लिया, एक जाति की नस्ल ले ली, वैराइटीज ले ली, उनके बीच में करा दी क्रॉसिंग। आपने बड़े बड़े चेंजेस ले आए हैं जो रैंडम होते हैं, जो यादृच्छिक होते हैं, जो असतत होते हैं, जो दिशाहीन होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं उत्परिवर्तन जो नई जाति के विकास के लिए जरूरी है। ये चीजें क्या लेकर आ रही है सर? विभिन्नताएं लेकर आ रही है, चेंजेस लेकर आ रही है, वेरिएशन लेकर आ रही है। अब ये है चौथी चीज जिसको समझना पड़ता है, जो है जीन पलायन जीन प्रवाह। जीन पलायन जीन प्रवाह, अब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? जीन पलायन जीन प्रवाह। ये वाला टॉपिक जो और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है जी? अभी काम करते हैं मेरे भाई, जीन पलायन जीन प्रवाह जो है चौथा, जीन पलायन या जीन प्रवाह, ये वाला जो टॉपिक जो है अपन कल करते हैं। कल क्लास होगी? हाँ सर, कितने बजे होगी? 12 बजे। कल 12 PM पर क्लास है आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं है। सर तो जा रहे हैं लखनऊ। हाँ भैया, जिसको लखनऊ में सर से मिलना हो मिल लेना। आपके केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स वाले सर लखनऊ जा रहे हैं क्रिकेट का मैच देखने, तो जिसको मिलना हो मिल लेना। जो लखनऊ में जा रहा है, मतलब जो लखनऊ में है, सर मिल जाएंगे वहां पर। अपन क्लास करेंगे कल कितने बजे? 12 बजे, ठीक है। और कल जो क्लास करेंगे, हाँ सर लेकिन विकास तो धीमी प्रक्रिया है बेटा। हम कहां मान रहे हैं विकास? हमने कब कहा कि विकास धीमी? हम तो ये कह रहे हैं नई जाति की उत्पत्ति के लिए, नई जाति की उत्पत्ति के लिए आपको बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने कब ये मना कर दिया कि विकास तेज प्रक्रिया है? बिल्कुल राइट था। हमने तो ये बोला कि विकास धीमी प्रक्रिया है, लेकिन वो जो लास्ट लाइन थी उसमें ये थोड़ा लिखा हुआ है कि विकास तेज प्रक्रिया। वहां पर ये लिखा कि अगर नई जाति उत्पन्न करनी है ना तो विकास बड़ा नहीं करना पड़ेगा, उत्परिवर्तन बड़ा करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है भाई, ठीक है? ओके। सर आप नहीं जाओगे? नहीं बेटा, मैं कल क्लास पढ़ा रहा हूं आपको। तो कल 12 बजे क्लास करेंगे। और मैंने आपको बोला था कल अपन वो जेनेटिक्स का वो रिवाइज करेंगे। तो जेनेटिक्स का रिवाइज नहीं करेंगे कल, तो फिर कल क्या करेंगे? इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे, इसको इवोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। इवोल्यूशन को कल कंप्लीट करेंगे। अब ये क्लास में भी हो सकता है 4 घंटे चले, 5 घंटे चले, जितने भी घंटे की चलेगी। अपन कल इवोल्यूशन को कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी? मंडे को शायद अपनी बैकलॉग क्लास होगी, मंडे को 29 तारीख है ना। हाँ, तो मंडे को अपन बैकलॉग वापस से कर लेंगे, ठीक है जी? मतलब वो चीज पढ़ रखी है उसको अपन रिवाइज कर सकते हैं, उसको टाइम लेकर रिवाइज करेंगे, लेकिन जो हमारा जो सिलेबस है पहले उसको भी थोड़ा कवर करते हैं। इवोल्यूशन चैप्टर को कल अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है? कल चैप्टर कंप्लीट करते हैं कौन सा? इवोल्यूशन का। हाँ जी सर, मच्छर विलुप्त क्यों नहीं होते हैं? तीव्र विकास है, तीव्र गुणन है उनके अंदर, ठीक है जी? मंडे को 30 तारीख है, चल दे मंडे को 30 तारीख है, तो मेरी बैकलॉग क्लास कब थी? अच्छा हाँ, मेरी ट्यूसडे को है, 31 को, सॉरी, तो 31 को अपनी बैकलॉग होगी, उस दिन वो सेकंड वाला पार्ट करेंगे, ठीक है जी? ओके, आज इतना ही रखते हैं। कल 12 बजे मिलेंगे बेटा, कल 12 बजे, और इस इवोल्यूशन चैप्टर को कल अपन करेंगे कंप्लीट। सर धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं दूंगा, कल नहीं दूंगा, ठीक है? कल पक्का क्लास होगी। चलो ओके, ठीक है जी। सर म्यूटेशन हमेशा हानिकारक होते हैं, लाभदायक भी होते हैं बेटा, दोनों प्रकार के होते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन रैंडम है ना, दोनों प्रकार के, हानिकारक भी हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से म्यूटेशन अगली पीढ़ी में जाएंगे। अब ऑब्वियस बात है, अगर ह्यूमंस के अंदर सोचो, ह्यूमंस के अंदर अगर म्यूटेशन खराब आ गए, सोच अचानक से ह्यूमन ऐसा पैदा हो गया जो बड़ा खराब म्यूटेशन लेकर पैदा हो, क्या बाकी ह्यूमंस उसको जिंदा रहने देंगे? नहीं ना, ऑब्वियस बात है, खराब म्यूटेशन को वही जाति ही खत्म कर देगी, है ना? तो इसलिए बोला जाता है म्यूटेशन लाभदायक अगली पीढ़ी में बढ़ते हैं, लेकिन क्या हानिकारक नहीं पैदा होते? बिल्कुल पैदा होते हैं। सर मेरे स्कूल में 3 आंख वाली लड़की थी बेटा, हम लंबे ढोक देते तुमको भाई साहब। ये बेटा ये जो सपनों की दुनिया है इससे निकलो प्लीज।
सर थ्योरी ऑफ पेंजीनेसिस क्या होता है? ऐसा माना जाता है पेंजीन एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे सारे अंगों का निर्माण करने वाली, मतलब हमारे जितने भी अंग हैं उनके छोटे छोटे प्रोपेग्यूल्स, उनके छोटी छोटी संरचना उसके अंदर है। जैसे ये पेंजीन है, ये पेंजीन है, इस पेंजीन के अंदर हमारी एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, ये मेरी एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, ये ठीक है। अब ये पेंजीन विकास करता है, ये पेंजीन अंकुरित होता है, तो उस पेंजीन के अंकुरन से हम क्या करते हैं? विकास करते हैं। या ऐसा माना जाता था कि मेरे शरीर में एक पेंजीन बन रहा है, मेरे हृदय का एक छोटा सा भाग इस पेंजीन के अंदर जाता है, मेरे दिमाग का एक छोटा सा भाग इसके अंदर जाता है, हाथ बनाने का छोटा सा भाग इसके अंदर जाता है, पैर बनाने का, यानी हर अंग को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट, जो चीज होती है वो इस पेंजीन के अंदर जाती है। यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक पूरी संरचना बनाने के लिए जो भाग जरूरी होते हैं उस पेंजीन के अंदर चले जाते हैं। फिर ये पेंजीन जो होता है आगे चलकर विकास करता है, एक नई जाति की उत्पत्ति या नए जीव की उत्पत्ति करता है। इसको थ्योरी ऑफ पेंजीनेसिस बोला जाता है। पहले था ये कोर्स में, था अभी हट चुका है। हाँ जी, चलो जी। रोहित कुमार तुम खुद करोगे, ठीक है रोहित? चलो मिलते हैं कल बेटा कितने बजे? 12 बजे, याद से जरूर आइएगा, ठीक है? बाय बाय।